तो ये कहानी है अरिसु की, एक अमीर लेकिन डिप्रेस लड़का जिसके जिंदगी में सुकून का एक लौता जरिया बस एक रेडियो शो था जिसे अपोलो नाम की एक लड़की होस्ट करती थी। लेकिन जब वो अचानक गायब हो जाती है तो अरिसु उसे ढूंढने के लिए स्कूल के सारे बैडीज की वॉइस टेस्टिंग करना शुरू कर देता है। और इन सब की शुरुआत होती है फॉरेन स्कूल से, जो अचानक को एजुकेशन बन चुका होता है। और होम रूम टीचर सभी नए बैडीज को इम्प्रेस करने के लिए लड़कों को सलाह देता है कि वो लड़कियों के साथ अच्छे से पेश आए। और इस पीस का मजाक उड़ाते हुए अरिसु अपनी सीट से खड़ा होता है और टीचर से कहता है कि वो बिल्कुल टोटल सिम जैसा बोल रहा है और उसे अपनी स्पीच दोबारा देनी चाहिए। और उसकी इस ऑडेसिटी से कंफ्यूज होकर टीचर उसे कम से कम अपना इंट्रोडक्शन देने को कहता है। और इस मौके का फायदा उठाते हुए अरिसु अपने नए क्लासमेट्स को बताता है कि वो यामाबुकी ग्रुप का वारिस है, मतलब कि वो उनका इलोन मस्क है जो जापान को मार्स तक ले जाएगा। और इसके बाद वो बड़े ही हमली जोड़ता है कि वो 99% परफेक्ट है और 100% परफेक्ट बनने के लिए उसे बस इतना चाहिए कि सभी लड़कियां उसे आई लव यू कहें। उसके इस वाइल्ड इंट्रोडक्शन के बाद सारे लड़के अरिसु के खिलाफ हो जाते हैं और कहते हैं कि उसकी क्लाउनरी ने सारे होस्ट को भगा दिया है। लेकिन अरिसु शांति से कहता है कि थोड़ा एक्स्ट्रा ही लड़कियों को अट्रैक्ट करता है। और तभी एक बबली टॉम गर्ल अरिसु के पास आती है और कहती है कि वो जानती है कि यामाबुकी ग्रुप पूरी तरह लोडेड है और इसलिए वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना चाहती है। और ये सुनकर अरिसु खड़ा होता है और लड़की से उसके कान में कुछ कहने को बोलता है। लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती है अरिसु सीधे मना कर देता है और कहता है कि उसे अब एक बड़ा डंप लेने जाना है। जब अरिसु खुद को एक्सक्यूज करता है और तब बाकी लड़के लड़कियों को बताते हैं कि वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने सेकंड ईयर से एक लड़की को ढूंढ रहा है और उसने कभी उसका चेहरा नहीं देखा और इसलिए वो उसे उसके सिर्फ वॉइस से पहचानने की कोशिश करता है। और इधर अरिसु एक क्लास से दूसरे क्लास घूमता है अपने सपनों की लड़की को ढूंढने की उम्मीद में। और फिर से फेल होने के बाद उसे अपना डिप्रेस पास्ट याद आता है, जहाँ जिंदा रहने की एकमात्र वजह वो रेडियो शो था जिसे अपोलो होस्ट करती थी। और हर रात वो अपोलो की आवाज सुनता और नारुतो और सास्के से भी ज्यादा परफेक्ट लव स्टोरी इमेजिन करता। और अचानक एक लड़की पीछे से आकर उसके कान में फुसफुसाती है आई लव यू, जिससे उसका सारा ब्लड नीचे की तरफ रश कर जाता है। और चौंक कर अरिसु से इंट्रोडक्शन मांगता है, लेकिन वो चीकी लड़की याद दिलाती है कि ब्रेक खत्म हो गया है और वो अभी तक वॉशरूम भी नहीं गया। और वापस आने के बाद वो मेस हॉल में अपने पेयर्स के साथ बैठता है और उस लड़की के बारे में सोचता है जिसकी आवाज अपोलो से डरावनी हद तक मिलती जुलती थी। लेकिन अरिसु खुद को समझाता है कि वो श्योर नहीं हो सकता क्योंकि उस वक्त वो बड़ी मुश्किल से अपनी टट्टी रोक कर बैठा था। और तभी उसे स्पीकर से एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो अरिसु के पिकल को टिकल कर देती है। और वो ब्रॉडकास्टिंग रूम की तरफ भागता है और रास्ते में वो अपोलो के बारे में सोचता है और वंडर करता है कि क्या वो उसके सोचने से भी ज्यादा करीब है, क्योंकि वो अपोलो का इकलौता लिसनर था और दोनों रेगुलर चैट करते थे और इतने करीब हो गए थे कि अपोलो अक्सर कहती थी कि वो किसी ऑल गर्ल्स स्कूल में पढ़ना चाहती है। और उसके अचानक गायब होने के बाद अरिसु ने उनके चैट से सारी क्लूज इकट्ठा किए और पता लगाया कि वो उसी की एज की है। और क्योंकि वो समुद्र के पास किसी ऑल गर्ल्स स्कूल में जाना चाहती थी तो उसने उस एरिया के सारे स्कूल को चेक किए और पाया कि फॉरेन सिर्फ ऐसे स्पेक्स ऑफर करता है। और इसी वजह से उसने फॉरेन स्कूल ऑफ बॉयज ज्वाइन किया ताकि वो अपोलो के और करीब आ सके। और ब्रॉडकास्टिंग रूम के सामने खड़े होकर अरिसु एक गहरी सांस लेता है इस उम्मीद में कि अगले रूम में उसे अपोलो मिल जाएगी और वो फाइनली कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलता है उसके सामने 4 यमी बैडीज खड़ी होती हैं। खुद को संभालते हुए अरिसु लड़कियों से कहता है कि वो उनसे कुछ पूछना चाहता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाता वो उसकी अचानक एंट्री पर चिल्लाने लगती हैं और वो तुरंत माफी मांगता है। लेकिन उसकी नजर ज्यादा देर तक रिका पर टिक जाती है, वही लड़की जिससे वो पहले मिला था। और वो सोचता है कि उसकी और बाकी तीनों लड़कियों की आवाज अपोलो से मिलती जुलती क्यों है। और अरिसु को पूरी तरह कंफ्यूज देखकर शिनोबु उससे पूछती है कि क्या वो ग्रो प्रो करना चाहता है और वो कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसका क्या मतलब है, जिससे हॉट हेटेड नेने और भी चिढ़ जाती है और उससे पूछती है कि जब उसे कुछ पता ही नहीं है तो वो यहाँ आया ही क्यों है। और आखिरकार इको रिवील करती है कि वो सब ब्रॉडकास्टिंग क्लब में हैं और वो सब यहाँ इकट्ठा होकर अपने वॉइस के जरिए करियर बनाना चाहती हैं। और जैसे ही अरिसु सोचता है कि कहीं ये लड़कियाँ कोई नोटी सा कॉन्सेप्ट ओनली वॉइस तो शुरू नहीं करने वाली, और तभी शिनोबु रिवील करती है कि वो एंकर बनना चाहती है और इको अनाउंस करती है कि वो वीडियोर बनेगी। और नेने बताती है कि उसका सपना वॉइस एक्टर बनने का है। और आखिर में रिका क्लेम करती है कि उसका गोल सिंगर बनना है। और अरिसु को एहसास होता है कि वो कितनी एम्बिशियस लड़कियों से घिरा हुआ है। और तभी शिनोबु मजाक में बाकी लड़कियों से कहती है कि उसने अरिसु को कोई अजीब स्पीच देते हुए सुना था जिसमें वो लवर चाहने की बात कर रहा था। और इससे पहले कि वो खुद को एक्सप्लेन कर पाए नेने उसे एक लात मारती है और अरिसु से कहती है कि वो ऐसा क्रीप लगता है जो रैंडम लड़कियों को अपना पिकल दिखाता फिरता है। और इन एलिगेशन से उदास होकर अरिसु साफ करता है कि वो डीडी नहीं है और वो बस किसी को ढूंढना चाहता है। और ये सुनकर इको अपनी कैरेक्टर्स की स्किन दिखाती है और अरिसु से पूछती है कि क्या वो उससे मिलने आया है। और जब वो मना करता है तो रिका आगे बढ़ती है और पूछती है कि क्या वो उसे डेट करना चाहता है, क्योंकि हॉलवे में वो उस पर पूरी तरह फिदा लग रहा था।
और अब इरिटेट होकर अरिसु कहता है कि उसके कोई अल्टेरियस मोटिव नहीं है और वो बस अपोलो को ढूंढना चाहता है। और कंफ्यूज होकर लड़कियां पूछती हैं कि अपोलो क्या है, जिससे अरिसु शॉक हो जाता है क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि अपोलो इन चारों में से कोई एक है। और तभी उसे एहसास होता है कि शायद अपोलो अपनी आइडेंटिटी छुपाने की कोशिश कर रही है और वो सीधे पूछकर गलती कर चुका है। और ये सोचकर कि उसे इन्वेस्टिगेशन के और भी मौके मिलेंगे, अरिसु बाहर जाने लगता है। लेकिन लड़कियां उसे चेतावनी देती हैं कि वो फिर कभी ब्रॉडकास्टिंग क्लब में अपना बदसूरत चेहरा ना दिखाए क्योंकि आउटसाइडर अलाउड नहीं है। और ये सुनते ही अरिसु को अपोलो के साथ हुई अपनी एक पुरानी कॉन्वर्सेशन याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो अपनी वॉइस से कैरियर बनाना चाहती है। और तुरंत अरिसु लड़कियों से कहता है कि अगर वो उसे क्लब में रहने दें तो वो उन्हें नया इक्विपमेंट देगा जिससे उनकी साउंड क्वालिटी बेहतर हो जाएंगी। और ये डील उनको बहुत बढ़िया लगती है और उसकी काइंडनेस के बदले में वो सब मिलकर उससे कहती हैं आई लव यू। लेकिन अरिसु पूरी तरह घबरा जाता है और एक वर्जिन की तरह ट्वीट करने लगता है क्योंकि उसे याद आ जाता है कि उसने अकेलेपन में अपोलो से भी यही सब कहे थे। और वो तुरंत वहाँ से भाग जाता है, मगर अब क्योंकि वो पहले जैसा सिंप नहीं रहा, अरिसु मन बना लेता है कि वो अपोलो को ढूंढेगा ताकि जब वो यामाबू की ग्रुप संभाले तो वो उसे ब्लैकमेल ना कर सके। और अगले दिन अरिसु डिसाइड करता है कि वो ग्रुप को ऑब्जर्व करेगा और नोट्स कलेक्ट करेगा। लेकिन जब वो क्लब रूम में जाता है तो उसे सिर्फ शिनोबू मिलती है और वो बताती है कि उसे लाइंस बिगाड़ने की आदत है और इसीलिए वो जल्दी आकर प्रैक्टिस करती है। और अरिसु जैसे ही उससे कुछ पूछने वाला होता है, शिनोबू उसे चुप करती है और मॉर्निंग ब्रॉडकास्ट की तैयारी करने लगती है। और उसे ध्यान से ऑब्जर्व करते हुए अरिसु उसके बारे में जमा की हुई इन्फॉर्मेशन पढ़ता है। और असल में शिनोबू एक परफेक्ट स्टूडेंट है और वो स्टूडेंट काउंसिल की वाइस प्रेसिडेंट है और स्टूडेंट उसे रॉयल्टी की तरह ट्रीट करते हैं। और सिर्फ उसकी वॉइस सुनकर ही अरिसु मानने लगता है कि वो पूरी तरह परफेक्ट है। लेकिन अचानक शिनोबू टंग टाइड हो जाती है जिससे अरिसु इतना उदास हो जाता है कि वो उसे स्कोर करने लगता है। और माइक अभी भी ऑन होता है और बाहर वो देखता है कि नेने लड़कियों से घिरी हुई है जो उससे पूछ रही है कि क्या उसे लेली का नया वॉल्यूम मिला। और नेने एक्साइटेड होकर कहती है कि हाँ, क्योंकि वो उसकी डाई हार्ट फैन है। और ये सुनकर अरिसु को याद आता है कि अपोलो को भी वही मांगा पसंद थी। और दूर से नेने को एनालाइज करते हुए अरिसु उसकी इन्फॉर्मेशन पढ़ता है और जानता है कि उसे कॉस्प्ले पसंद है और वो क्लास में सबकी बेस्टी है। और जब वो मांगा की हीरोइन के लिए वॉइस एक्टिंग शुरू करती है तो अरिसु उस पर पूरी तरह से मोहित हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो गलत वर्ड्स बोलकर लाइन मैसअप कर देती है तो अरिसु क्रिंज करने लगता है। और उसकी हालत देखकर अरिसु सोचता है कि कहीं नेने को स्पेशल नीड्स तो नहीं। और तभी नेने उसे नोटिस कर लेती है और अपने दोस्तों से कहती है कि अरिसु से लगातार घूर रहा था और इसलिए वो डर गई। और गुस्सेल क्राउड से मुश्किल से निकलने के बाद अरिसु को एहसास होता है कि वो असली अपोलो को इसलिए नहीं ढूंढ पा रहा क्योंकि उसने उसे सिर्फ फोन पर सुना था और फोन नेचुरली रियल वॉइस को डिस्टॉर्ट कर देता है और इसी वजह से उसे इतनी परेशानी हो रही है। और अचानक इको चुपके से अरिसु के पास आती है जिससे वो सीढ़ियों से गिर पड़ता है और शॉक से उभरते हुए उसे उसके बारे में इकट्ठा किया हुआ डेटा याद आता है और पता चलता है कि इको ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब की एक सपोर्ट संभालती है और ओटाकू कम्युनिटी में उसकी बहुत बड़ी फैन बेस है। और अरिसु उससे पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है और इस पर इको रिवील करती है कि ये उसके डेली स्ट्रीम का टाइम है। और इतना कहकर वो अपना आईपैड सेट करती है और इसे 5 सेकंड स्ट्रीम करती है। और ये देखकर अरिसु चिढ़ जाता है और उससे कहता है कि उसे अपने फैंस के लिए थोड़ा ज्यादा डेडिकेटेड होना चाहिए। लेकिन इको आर्ग्यू करती है कि उसके सिम्स को कोई फर्क नहीं पड़ता और इसलिए वो इससे खुश है। और बिना ज्यादा बहस किए अरिसु वहाँ से चला जाता है, ये समझते हुए कि क्लब में हर कोई अनसीरियस है। अपोलो के बिल्कुल उल्टा, जो अपने वॉइस के जरिए कैरियर बनाने को लेकर पूरी तरह डिटरमिन्ड थी। और इसी डिटर्मिनेशन की वजह से उसने वादा किया था कि वो वॉइस सपोर्ट सीखेगा ताकि फ्यूचर में उसकी मदद कर सके। और उस दिन बाद में शिनोबू लाइव जाती है और हमेशा की तरह खड़ा परफॉर्म करती है। और तभी अचानक अरिसु माइक हाईजैक कर लेता है और अनाउंस करता है कि वो ब्रॉडकास्टिंग क्लब की मीडियोक्रिटी से तंग आ चुका है और अब वो सबको बेटर करने के लिए पुश करेगा। और इससे पहले कि वो आगे कुछ बोले, लड़कियां अरिसु को क्लब से बाहर धक्का दे देती हैं और अचानक उसकी स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन आता है जो उसकी सांसें रोक देता है। और सालों बाद अपोलो पहली बार लाइव आती है और अरिसु से कहती है कि जब उसने आई लव यू कहा था तो वो सच में सीरियस थी। और जितना ज्यादा अरिसु स्ट्रीम सुनता है उतना ही साफ हो जाता है कि अपोलो जरूर ब्रॉडकास्टिंग क्लब की मेंबर है। और वो सोचता है कि वो उससे अपनी आइडेंटिटी क्यों छुपा रही है। और तभी वो पूरी तरह डिटरमिन हो जाता है कि वो उसकी पहचान जरूर अनकवर करेगा। और कुछ दिन बाद सुबह 6 बजे लड़कियां बीच पर दौड़ती हुई नजर आती हैं और अरिसु उन पर चिल्लाता है कि अगर वो लेंस वेल्थ नहीं बनना चाहती तो उन्हें अपने बॉडी स्ट्रेन करने होंगे और साथ ही बॉडी पॉजिटिविटी पर रेंट करता रहता है। और जैसे ऐसे लड़कियां स्ट्रगल करती हैं, अरिसु उल्टे डायरेक्शन में दौड़कर उन्हें दिखाता है कि कैसे करना है। और नेने गुस्सा होकर उससे पूछती है कि वो इतना नॉनचलेंट कैसे रह सकता है। और हमेशा की तरह अरिसु अपना ही हॉर्न टूट करता है और कहता है कि वो बस एक अल्फा मेल है जो उन सबको प्रो बनाना चाहता है। और जब नेने फिर भी कंप्लेन करती रहती है तो शिनोबू उसे शांत करते हुए कहती है कि वो लोग हाल ही के दिनों में काफी स्लैक कर रहे हैं और अरिसु की ट्रेनिंग से सबको फायदा होगा। और इसी बीच रिका अरिसु से पूछती है कि वो उनकी मदद को लेकर इतना हेलवेंट क्यों है।
और क्या वो सच में उस पर ट्रस्ट कर सकती हैं। और इसके जवाब में अरिसु कॉन्फिडेंटली कहता है कि उसे पूरा यकीन है कि वो उन्हें सक्सेस के माउंटेन में चढ़ने में पूरा मदद कर सकता है। और बाद में वो लोग ब्रेकफास्ट के लिए एक रेस्टोरेंट में रुकते हैं जहां अरिसु उन्हें एक शेड्यूल बुक देता है जिसमें उनकी प्रॉब्लम्स और फ्यूचर ट्रेनिंग सेशन डिटेल में लिखी होती हैं। और वो ये भी जोड़ता है कि उसने हर किसी के लिए इंडिविजुअल इम्प्रूवमेंट एडवाइस भी इंक्लूड की हैं। और सबसे पहले शिनोबु अरिसु की तारीफ करती है कि वो उनको प्रो बनाने की मिशन को कितनी सीरियसनेस से ले रहा है। और वही दूसरी तरफ नेने कंप्लेन करती है कि उसे परफेक्ट जापानीज सीखने की लेग वर्क करनी पड़ेगी। और इको मानती है कि उसे खुद को इतना अपग्रेड करना होगा कि वो किसी वीट्यूबर एजेंसी में एब्सेंट हो सके। और रिका को टास्क दिया जाता है कि वो 50 लोगों के सामने गाना गाए। और ये सुनकर रिका भड़क जाती है और अरिसु से पूछती है कि क्या उसने कभी भीड़ के सामने कोर इंस्ट्रूमेंट बजाया है। और अरिसु जवाब देता है कि उसने पहले कभी इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाया, जिससे रिका कंप्लेन करती है कि भीड़ के सामने परफॉर्म करना कितना नर्वस टाइप होता है। और इस पर अरिसु ठंडे अंदाज में कहता है कि अगर वो सिंगर बनना चाहती है तो उसे अपनी एंजाइटी को ओवरकम करनी ही पड़ेगी। और वो ये भी रिवील करता है कि वो अपनी जिंदगी में कभी नर्वस नहीं हुआ, जिसे सुनकर रिका उसे कपोम कहती है। और फिर वो अरिसु से कहती है कि वो उसे लेक्चर नहीं दे सकता क्योंकि वो सिर्फ बातें करता है। और वहाँ से चली जाती है अरिसु को पूरी तरह कंफ्यूज छोड़कर। और नेने इस मौके का फायदा उठाती है और अरिसु से कहती है कि वो रिका की रिएक्शन समझती है क्योंकि रिका इतनी टैलेंटेड है कि अपने सॉन्ग्स खुद लिख सकती है, लेकिन उसे ऐसे चोमू से बॉस किया जा रहा है जिसे सॉन्ग राइटिंग या लाइव सिंगिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और ये सुनकर अरिसु ट्वीक करता है और सोचता है कि लड़कियों में उसकी स्किल पर डाउट करने की इतनी ऑडेसिटी कैसे आ गई। और बाद में स्कूल में अरिसु लड़कियों के ऊपर कलेक्ट किए गए डेटा को पढ़ता है और पता लगाता है कि रिका अक्सर स्कूल यार्ड्स में कॉन्सर्ट करती है। और बिना समय गवाए वो वहाँ पहुँचता है और रिका को गिटार पकड़े हुए पाता है। और जैसे ही वो गाना शुरू करती है अरिसु को अचानक अपोलो की यादें आ जाती हैं और ये एहसास कि कैसे उसकी सिंगिंग ने उसके दिल को चीर दिया था। और पहला सॉन्ग खत्म होने के बाद रिका भीड़ में अरिसु को देख लेती है, जिससे वो नर्वस हो जाती है और खुद से एडमिट करती है कि वो नहीं चाहती थी कि वो उसे गाते हुए सुने। और कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद रिका फिर से प्लेफुल बन जाती है और अरिसु से पूछती है कि क्या उसे उसकी सिंगिंग सुनकर उससे प्यार हो गया है। और इस बार अरिसु बिना झिझक के रिका की तारीफ करता है और मान लेता है कि उसकी सिंगिंग वाकई ही ऑसम थी। लेकिन इससे रिका और अपसेट हो जाती है और कहती है कि वो फिर भी वो सब नहीं करेगी जो वो उससे करवाना चाहता है। और कुछ हफ्तों बाद रिका अरिसु के बारे में सोचती है क्योंकि उनकी आखिरी लड़ाई के बाद से उसने उसको देखा नहीं था। और तभी उसे लड़कियों की एक गुस्सेल भीड़ की आवाज़ सुनाई देती है जो अरिसु से कह रही होती है कि वो यहाँ से चला जाए क्योंकि वो रिका को गाते हुए देखना चाहते हैं। और तभी रिका को पता चलता है कि अरिसु ने सिर्फ ये साबित करने के लिए गिटार बजाना सीख लिया है कि वो सिर्फ बातें नहीं करता। और उसके डिटर्मिनेशन से इम्प्रेस होकर रिका स्टेज पर उसके साथ आ जाती है और अरिसु से कहती है कि वो उसकी बैकअप सिंगर बनेगी। और कॉन्सर्ट के बाद रिका अरिसु से पूछती है कि क्या वो नर्वस हुआ था, लेकिन पहले की तरह वो कहता है कि वो बिल्कुल ठीक था। और ये सुनकर रिका अपना सिर अरिसु की छाती पर रख देती है और उसे झूठा कहती है। और कुछ दिन बाद पूरा ब्रॉडकास्टिंग क्लब रूम में इकट्ठा होता है और तभी नेने अनाउंस करती है कि वो आज फिर से जल्दी जा रही है। और ये अरिसु को उदास कर देता है और वो उससे कहता है कि इस तरह वो अपना जापानीज टेस्ट पास नहीं कर पाएगी। लेकिन नेने उसे इग्नोर करके बाहर चली जाती है और गुस्से में आह भरते हुए अरिसु उसका पीछा करता है और देखता है कि नेने अकेले प्रैक्टिस कर रही है। लेकिन उसके लैक ऑफ पैशन देखकर वो चिढ़ जाता है और ब्लंटली नेने से कह देता है कि वो बेकार कर रही है। और जब उसकी नज़र नेने के हाथ में पकड़े मांगा के ऊपर पड़ती है तो नेने समझाती है कि ये इस समय की सबसे हॉट चिक फ्लिक है, एक रोमांस जिसमें प्रिंसेस और नाइट की कहानी है। और ये सुनकर अरिसु नेने से पूछता है कि क्या वो प्रिंसेस के रोल के लिए ऑडिशन देने वाली है। और इस पर नेने उसे चुप रहने को कहती है क्योंकि ये उसका बिजनेस नहीं है। और तभी अरिसु समझ जाता है कि नेने एम्बेरेस्ड है और इसलिए वो उसे कन्फेस करता है कि वो अभी भी कभी कभी बिस्तर गिला कर देता है। और ये सुनकर नेने शॉक हो जाती है और अरिसु उसे बताता है कि उसे खुद को एम्बेरेस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है और इससे नेने को उससे खुलकर बात करने में मदद मिलेगी। और लकीली उसकी टैक्टिस कम कर जाती हैं और नेने मान लेती है कि वो ऑडिशन देना चाहती है, लेकिन रोमांस का कोई एक्सपीरियंस ना होने की वजह से डरती है। और इस पर अरिसु झुककर कहता है कि आज से वो लवर्स हैं, तुम प्रिंसेस हो और मैं नाइट हूँ। और जाहिर है कि नेने उसे रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि वो उसके साथ डेट करने से बेहतर पाइनएप्पल पिज्जा खा लेगी। और अरिसु बड़ा दिल दिखाते हुए नेने से उसकी ऑडिशन डेट पूछता है और जब वो बताती है कि ऑडिशन 3 हफ्तों में है तो अरिसु उसे गैसलाइट करता है और पूछता है कि क्या वो सक्सेस पाने के लिए कुछ हफ्तों की फेक रिलेशनशिप भी नहीं बना सकती। और आखिरकार नेने मान जाती है और अगले दिन वो उनकी फेक रोमांस पूरे स्कूल के सामने रिवील कर देते हैं, जिससे सब शॉक हो जाते हैं और ब्रॉडकास्टिंग क्लब भी हैरान रह जाता है, लेकिन उनके ऑकवर्ड अफेक्शन को इग्नोर कर देता है क्योंकि वो किसी हॉरर मूवी के कपल जैसे लगते हैं। और फेक रिलेशनशिप के 20वें दिन पर नेने नर्वस हो जाती है
क्योंकि उसे पता है कि अब प्रिंसेस और नाइट के किसिंग सीन की प्रैक्टिस करनी होगी। और एक पल के लिए वो सोचती है कि कहीं अरिसु ने ये सब सिर्फ किस पाने के लिए तो नहीं किया। लेकिन जब वो उसे पूरी तरह फोकस देखती है तो उसे एहसास होता है कि अरिसु के कोई अल्टीरियस मोटिव नहीं थे और वो बस उसकी मदद करना चाहता था। और वो लिप ग्लॉस लगाती है और अरिसु के किस के लिए पूछने का इंतजार करती है, लेकिन वो कामली कह देता है कि उन्हें ऑडिशन तक बस रेस्ट करना चाहिए। और अरिसु की किसिंग सीन को लेकर एक्साइटमेंट की कमी देखकर नेने गुस्सा हो जाती है और इस पर अरिसु उससे कहता है कि उसे अपना फर्स्ट किस किसी ऐसे इंसान के लिए बचा कर रखना चाहिए जिसे वो सच में प्यार करती हो। और ये सुनकर नेने मान लेती है कि उसके साथ उसे मजा आया और वहाँ से चली जाती है। और अगले दिन वो ब्लंटली अरिसु को बताती है कि उसका ऑडिशन रिजेक्ट हो गया क्योंकि मांगा के ऑथर ने अपने फेवरेट वॉइस एक्टर को चूज कर लिया। और ये अरिसु को बहुत बुरा लगता है और वो मांगा अपने चेहरे पर फेंक लेता है। और उसकी हालत देखकर नेने को याद आता है कि स्टोरी में प्रिंसेस ने नाइट के हेलमेट को किस किया था और वही करते हुए वो मांगा के थ्रू उसे किस कर देती है। और जैसे ही वो जाने लगती है अरिसु उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि उसे पता चल गया था कि उसने उसे किस किया है। और वो उसे और पुश करता है और पूछता है कि क्या वो उसे प्यार करती है, और जिसका जवाब उसे एक जबरदस्त कुटाई के रूप में मिलता है। और नेने चिल्लाते हुए अरिसु से कहती है कि वो उससे नफरत करती है और वहाँ से चली जाती है। और उसे जाते हुए देखकर बाकी लड़कियां रूम में आती हैं और अरिसु को कंसोल करती हैं और वो कहती हैं कि नेने झूठ बोल रही थी क्योंकि जब भी वो झूठ बोलती है उसके कान लाल हो जाते हैं। और कुछ दिनों बाद अरिसु ब्रॉडकास्टिंग रूम में एंटर करता है और उसके सामने एक पूरा का पूरा संतरे का बुफे देख लेता है। लेकिन किसी डिसेंट गुनर की तरह खुश होने के बजाय वो लड़कियों पर चिल्लाने लगता है। और जब सारी लड़कियां प्रॉपर्ली कपड़े पहन लेती हैं तो अरिसु उन्हें बिना दरवाजा लॉक किए कपड़े बदलने के लिए डांटता है। और वो समझाता है कि आज के टाइम में ऐसी चीजों को लेकर केयरफुल रहना जरूरी है क्योंकि कोई भी उनकी फोटोज लेकर बाद में उन्हें ब्लैकमेल कर सकता है। और हालांकि लड़कियां जानती है कि अरिसु सही कह रहा है और फिर भी वो इरिटेट हो जाती हैं। और नेने उसे डिमांड करती है कि वो क्रीप की तरह झांकने के लिए माफी मांगे। और टोटल सॉफ्टी होने की वजह से अरिसु तुरंत माफी मांग लेता है और मान लेता है कि उसने एक साथ मल्टीपल प्लॉट्स देखने के लिए अपनी 10 साल की लक इस्तेमाल कर ली। और स्कूल के बाद रिका अरिसु को उनके साथ हैंग आउट करने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन वो माफी मांगकर कहता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम है। और जैसे ही अरिसु निकलता है नेने अनाउंस करती है कि उन्हें अरिसु का पीछा करना चाहिए ताकि वो उसका डिंग डोंग देख सकें। और ये सुनकर रिका शॉक हो जाती है और नेने से पूछती है कि क्या वो ओव्यूलेटिंग है और अगर ऐसा है तो वो सीधे हब पर जा सकती है। लेकिन नेने चिल्लाकर जवाब देती है कि वो ऐसा अरिसु से बदला लेने के लिए कर रही है क्योंकि उसने उसे उसकी बर्थडे अवतार में देख लिया था। और इको मान लेती है कि ये आइडिया मजेदार लग रहा है, जबकि रिका कन्फेस करती है कि उसे अरिसु की डेली लाइफ अनकवर करने में ज्यादा इंटरेस्ट है। और बिना समय बर्बाद किए सारी लड़कियां उसी ट्रेन में चढ़ जाती हैं जिसमें अरिसु होता है। और नेने तुरंत काम शुरू कर देती है और पब्लिक में अरिसु को प्लेबॉय पढ़ते हुए फोटो लेने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरा जूम करने पर उसे पता चलता है कि अरिसु असल में लर्न जैपनीज फॉर डमीज पढ़ रहा है। और ये देखकर रिका गिगल करती है क्योंकि सब जानते हैं कि अरिसु ये बुक नेने के लिए पढ़ रहा है। और कुछ मिनट बाद ट्रेन रुकती है और अरिसु एक कैफे के अंदर चला जाता है और लड़कियां उसके पीछे जाती हैं और ये देखकर शॉक हो जाती हैं कि वो यहाँ काम कर रहा है। और इससे पहले कि अरिसु उनको देख पाए वो सब छुप जाती हैं और डिस्कस करने लगती हैं कि इतना अमीर लड़का आखिर कैफे में काम क्यों कर रहा है। और जब वो सोचने लगती हैं कि अरिसु को स्कैमर है और तभी उसका बॉस आता है और उसे एक्स्ट्रा शिफ्ट देने के लिए माफी मांगता है। और अरिसु कैजुअली कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और रिवील करता है कि उसे वैसे भी एक्स्ट्रा कैश चाहिए। और उसका बॉस, जिसे पता है कि वो एक नेपो बेबी है, उससे पूछता है कि जब वो इतना लोडेड है तो काम करने की जरूरत क्यों है। और अरिसु जवाब देता है कि उसका फादर अमीर है लेकिन वो खुद एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट है जो अपनी कमाई खुद करना चाहता है। और वो ये भी जोड़ता है कि उसे 1 मिलियन येन कमाने हैं। और ये सुनकर बॉस क्यूरियस हो जाता है और पूछता है कि वो इतनी बड़ी अमाउंट का क्या करेगा। और उधर लड़कियां याद करती हैं कि अरिसु ने बताया था कि उसने स्टॉक मार्केट में पहले ही 1 मिलियन येन कमा लिए हैं। और वो सोचने लगती हैं कि कहीं वो सिर्फ बैडी क्लब में घुसने के लिए एक क्लब तो नहीं कर रहा था। लेकिन अरिसु अपने बॉस को बताता है कि ये पैसे उसके क्लब के लिए हैं और वो 4 टैलेंटेड लड़कियों को फंड करना चाहता है जो अपने स्लोपी हैबिट बदलकर अपने ड्रीम अचीव करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। और उसी पर लड़कियों को ऐसा हो जाता है कि अरिसु सच में उन पर भरोसा करता है और उनको सीरियसली मदद करना चाहता है और इसलिए वो भी उस पर भरोसा करने का फैसला करती हैं। और वो अरिसु के सामने आ जाती हैं जिसे उनको देखकर शॉक लगता है, जबकि नेने जल्दी से अप्रैल में उसकी फोटो ले लेती है फ्यूचर ब्लैकमेल के लिए। और अगले दिन अरिसु इस बात को लेकर परेशान होता है कि कहीं अपोलो के पास उसके खिलाफ और भी ब्लैकमेल मटेरियल तो नहीं है क्योंकि स्कूल पार्ट टाइम जॉब अलाउ नहीं करता और वो उसे इजीली एक्सपेल करा सकती है। और तभी इको अंदर आती है और दरवाजा लॉक कर देती है। और ये देखकर अरिसु से वार्न करता है कि अगर वो उसे ब्लैकमेल करने आई है तो वो उसके सामने सबमिट नहीं करेगा। लेकिन इको अपनी जैकेट खोलने लगती है और कहती है कि जब उसने उसकी एम्बैरेसिंग साइड देख ली है तो ये फेयर है कि वो भी उसका एम्बैरेसिंग सीक्रेट जाने। और पहले अरिसु सोचता है कि इको उसे अपनी एम्बैरेसिंग छोटे संतरे दिखाने वाली है, लेकिन वो अपना टैबलेट दिखाती है और बताती है कि उसे अपने स्ट्रीम पर नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं और उसके लॉयल फैंस अब मानने लगे हैं कि उसका कंटेंट स्लॉपी और बोरिंग हो गया है, जबकि वो स्ट्रीम में मल्टीपल
नोबल एक्टिविटीज करती है। और इसके जवाब में अरिसु कहता है कि उसे पहले से पता है कि उसके स्ट्रीम फेल क्यों हो रहे हैं, क्योंकि वो उसे हमेशा देखता है और वो अपना फोन निकालता है और उसके अलग अलग स्ट्रीम के क्लिप चलाता है और वो उसे दिखाता है कि उसका एवेटार एक्सप्रेशन लेस है और व्यूअर को समझ नहीं आता कि वो खुश है या दुखी, और इसी वजह से सब बोर हो जाते हैं। और फिर अरिसु इको से कहता है कि वो ये प्रॉब्लम बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकती है अगर वो अपने एवेटार की कॉस्ट्यूम या फेशियल एक्सप्रेशन बदलकर, ताकि जो सच में वो महसूस कर रही है वही सामने आ सके। लेकिन इको अरिसु को बताती है कि वो कंप्यूटर स्टफ में काफी खराब है और इसलिए उसे ये सब करना नहीं आता। लेकिन हमेशा की तरह अरिसु हीरो बन जाता है और कहता है कि ये सब वो संभाल लेगा। और कुछ दिनों की कड़ी मेहनत के बाद वो इको 2.0 प्रेजेंट करता है, जो इको के फेशियल एक्सप्रेशन को परफेक्टली मैच कर सकता है। लेकिन ट्राईआउट्स के दौरान अरिसु को एहसास होता है कि असली प्रॉब्लम एवेटार में नहीं बल्कि इको में है, क्योंकि वो इमोशन को अपने वॉइस के जरिए एक्सप्रेस नहीं कर पा रही है। और जब वो ये बात इको को बताता है तो वो ब्लैंक फेस के साथ कहती है कि वो खुद को एक्सप्रेस करने में बेकार है। लेकिन अरिसु के लिए रीजन काफी नहीं होता और वो दरवाजा लॉक कर देता है और इको को टिकल करना शुरू कर देता है जब तक कि दोनों फ्लोर पर गिर नहीं जाते। और इको को जनरली हंसते हुए देखकर अरिसु कहता है कि यही वो चीज है जो उसके फैन देखना चाहते हैं। और अचानक उन्हें नेने की आवाज सुनाई देती है जो एक्सप्लेनेशन मांग रही होती है कि वो दोनों बेबी मेकिंग पोजीशन में क्यों हैं, और क्योंकि वो उन्हें सेल्फी स्टिक से देख रही थी। और जैसे ही अरिसु दरवाजा खोलता है नेने तुरंत उसे बांध देती है और कहती है कि वो उसे क्रीप होने के लिए डीडी जेल में ले जा रही है। और उसी वक्त इको उसे मदद के लिए शुक्रिया कहती है। और ये देखकर बाकी लड़कियां समझ जाती हैं कि अरिसु जो भी कर रहा था वो सब इको की भलाई के लिए था। लेकिन अगले दिन जब इको स्ट्रीम शुरू करती है अरिसु तुरंत समझ जाता है कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है, क्योंकि वो फिर से अपनी पुरानी सेल्फ में लौट आई है। और उसी पल उसे एहसास होता है कि इको दूसरों के सामने इमोशन दिखाने में स्ट्रगल करती है। और उधर इको और ज्यादा नर्वस होने लगती है क्योंकि वो अपने व्यूअर्स को धीरे धीरे स्ट्रीम छोड़ते हुए देखती है। और ये देखकर अरिसु एक बोर्ड पकड़ता है जिस पर लिखा होता है कि क्या उसे मदद चाहिए। और इको के हाँ कहते ही अरिसु स्ट्रीम पॉज कर देता है। लेकिन इको घबरा जाती है और कहती है कि रनिंग स्ट्रीम को पॉज करना अनएथिकल है और अरिसु को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वो इको को मीडियोकर होने के लिए स्कोल्ड करता है और यहाँ तक कह देता है कि उसे छोड़ देना चाहिए। और ये सब सुनकर इको बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि भले ही वो इसमें खराब हो लेकिन उसे स्ट्रीम करना पसंद है। और तभी दरवाजा खुलता है और सारी लड़कियां अंदर आ जाती हैं और वो रिवील करती हैं कि स्ट्रीम एक्चुअली पॉज नहीं हुई थी और व्यूअर्स ने इको की सारी बातें सुन ली हैं। और इको को चक्कर आने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि अब तो वो पूरी तरह कैंसिल हो चुकी होगी। लेकिन जब वो अपना टैबलेट देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके व्यूअर्स हजारों में बढ़ गए हैं और हर तरफ पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं। और इस मौके पर अरिसु इको से कहता है कि एक वीट्यूबर की पॉपुलैरिटी उसके पर्सनैलिटी में होती है और उसे स्ट्रीम को अच्छे नोट पर एंड करने को कहता है। और बाद में अरिसु खुद को रिवॉर्ड देने के लिए एक बड़ा डंप लेने जाता है और उसी दौरान उसे इको की प्राइवेट स्ट्रीम का लिंक मिलता है। और जैसे ही वो उस पर क्लिक करता है इको उसे मदद के लिए शुक्रिया कहती है और एक ब्राइट स्माइल देती है। लेकिन अरिसु उससे कहता है कि उसकी रियल स्माइल एवेटार की स्माइल से कहीं बेहतर है। और ये सुनकर इको ब्लश करने लगती है और शर्म से अपना चेहरा ढक लेती है। और उसी पल इको को एहसास होता है कि हर बार जब अरिसु उसे देखता है तो उसके दिल में तितलियासी उड़ने लगती है। और कुछ हफ्तों के बाद शिनोबु स्टूडेंट काउंसिल की एक्टिविटी संभाल रही होती है क्योंकि स्पोर्ट्स वीक शुरू होने वाला होता है। और तभी मेंबर उसे बताते हैं कि उसका बदसूरत चेहरा पूरे डॉक्यूमेंट पर छपा हुआ है जिसमें इवेंट की सारी एक्टिविटीज हाईलाइट की गई हैं। और ये सुनकर शिनोबु बहुत एम्बेरेस्ड हो जाती है और उसे समझ आ जाता है कि उससे फिर से गलती हो गई है। और बाद में वो खुद को कहीं दूसरे स्टूडेंट से घिरा हुआ पाती है जिन्हें अलग अलग कामों में उसकी मदद चाहिए। और शिनोबु सबको मुस्कुराहट के साथ भरोसा दिलाती है कि वो सबकी प्रॉब्लम संभाल लेगी। लेकिन जब वो अकेली होती है तो एक गहरी सांस लेती है और सोचती है कि उसे देर रात तक काम में डूबा रहना पड़ेगा। और ब्रॉडकास्टिंग क्लब पहुंचकर शिनोबु सबको बताती है कि वो पूरे ब्रॉडकास्टिंग एक्टिविटीज के जिम्मेदार हैं और इसलिए उन्हें अपने एक गेम पर रहना होगा। और ये सुनकर रिका कहती है कि उन्हें कमेंट्री के लिए एक स्क्रिप्ट बनानी होगी और शिनोबु से भरोसा दिलाती है कि वो ये संभाल लेगी। लेकिन उसकी परेशानियां यही खत्म नहीं होती। लड़कियां अलग अलग चीजों की शिकायत करने लगती हैं जो वो नहीं कर पा रही हैं। और तभी अचानक अरिसु अनाउंस करता है कि स्पोर्ट्स वीक के दौरान ब्रॉडकास्टिंग क्लब का अपना एक अलग इवेंट होना चाहिए। और मीटिंग के अंत तक शिनोबु सबको बताती है कि वो सब कुछ संभालेगी और यहाँ तक कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब की पर्सनल एक्टिविटीज भी। और ये सुनकर बाकी लड़कियां रिलीफ महसूस करती हैं और कैरियोके जाने का सुझाव देती हैं। लेकिन शिनोबु मना कर देती है ये कहती हुए कि उसके पास बहुत काम है। और जब बाकी सब चली जाती हैं तो अरिसु वही रुक जाता है और शिनोबु के थके हुए चेहरे को देखता है और वो तुरंत उसे अपने पीछे आने को कहता है और दीवार के पास रोक देता है। और फिर वो उससे पूछता है कि क्या ये बात वो दूसरों से सीक्रेट रखेगी। और शिनोबु का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसे लगता है कि अरिसु शायद उसे
उसे वो फायर पीपे देने वाला है जिससे उसका टेंशन दूर हो जाए, लेकिन तभी वो उसे एक कैंडी पकड़ा देता है और शिनोबु हैरान हो जाती है और अरिसु से बताता है कि उसकी आवाज आज नॉर्मल नहीं लग रही और इसलिए ये कैंडी उसके थ्रोट को स्मूथ करेगी। और अरिसु की इतनी केयर देखकर शिनोबु उसे शुक्रिया कहती है और वो बताता है कि वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देता है क्योंकि वो हमेशा उसे देखता रहता है। और ये सुनते ही शिनोबु का वाटर स्प्रिंकलर ऑन हो जाता है और वो कहती है कि अब वो अपने लुक्स पर और मेहनत करेगी क्योंकि वो हमेशा उसे देखता रहता है, लेकिन क्योंकि अरिसु स्पेक्ट्रम पर है वो हिंट नहीं समझ पाता और बस इतना कहता है कि शिनोबु बहुत ओवरवेल्म लग रही है। और इस पर शिनोबु मान लेती है कि वो सबका बोझ अपने ऊपर लेना चाहती है ताकि लोग उसे क्रेडिबल समझें। और अरिसु से समझाता है कि पब्लिक इमेज पर काम करना अच्छा है, लेकिन कभी कभी दूसरों पर डिपेंड करना और मजे करना भी जरूरी है। और इतना कहकर अरिसु जाने लगता है और तभी शिनोबु उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि वो उसके साथ मजे करना चाहती है। कुछ सेकंड बाद वो एक खाली लाइब्रेरी में पहुंचते हैं और शिनोबु अरिसु से कहती है कि वो आंखें बंद करे और मुंह खोले। और वो इस पर मान जाता है, लेकिन जब उसे टूना की स्मेल आने लगती है तो वो उसे लगता है कि शिनोबु उसके साथ कोई प्रैंक करने वाली है और वो आंखें खोल देता है। और अरिसु शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि शिनोबु के हाथ में चॉकलेट है और वो बताती है कि उसे स्ट्रेस दूर करने के लिए चॉकलेट खाना पसंद है। और अरिसु पास पड़े ढेर सारे स्वीट्स देखकर कहता है कि अगर वो इतनी कैलोरीज लेती रही तो वो एवेटार द लास्ट एयर बेंडर की तरह दिखने लगेगी। और फिर वो उससे पूछते हैं कि वो क्लब की लड़कियों से मदद क्यों नहीं लेती। और तब शिनोबु कन्फेस करती है कि वो सबकी मदद इसलिए करना चाहती है क्योंकि वो जल्दी ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब छोड़ने वाली है। और ये सुनकर अरिसु हवा में ही चौंक कर जाता है और पूछता है कि क्या उसे कैंसर हो गया है। और शिनोबु उसे एश्योर करती है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो बस स्टडीज पर फोकस करना चाहती है क्योंकि सारे बड़े अनाउंसर अच्छे यूनिवर्सिटी से आते हैं। लेकिन अरिसु ये मानने से मना कर देता है और वो शिनोबु पर चिल्ला देता है जिससे वो शॉक में गिर जाती है। और फिर वो रेंट करता है कि वो एक कावड़ की तरह बात कर रही है जो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर सकती। और वो कहता है कि अब वो उसकी मदद करेगा ताकि वो अपने सारे गोल अचीव कर सके और क्लब छोड़ने की जरूरत ना पड़े। और अरिसु जब शिनोबु को उठने में मदद करता है तो वो उसे शुक्रिया कहती है और बताती है कि उसके बातों से उसे खुद पर भरोसा करने की करेज मिली। और अगले दिन शिनोबु घबराते हुए लड़कियों को बताती है कि स्पोर्ट्स वीक के लिए उसने सब कुछ प्लान कर लिया है, लेकिन उसे सब कुछ सही तरीके से जोड़ने के लिए उनकी मदद चाहिए होती है। और उसकी हैरानी के लिए सारी लड़कियां तुरंत कह देती हैं कि वो उसके साथ है। और इसलिए स्पोर्ट्स वीक के दिन सारे स्टूडेंट ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि इवेंट कितना ऑर्गेनाइज लग रहा है। और कुछ घंटों बाद अरिसु कमेंट्री संभालता है क्योंकि रिका और इको पार्टनर मैराथन में हिस्सा ले रहे होते हैं। लेकिन जब लड़कियां उसकी बदसूरत वॉइस स्पीकर से गूंजती हुई सुनती हैं तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ दौड़ने के लिए खींच लेती हैं। और अरिसु जो एक कम्पिटिटिव चैड है रिका और इको को अपनी बाहों में उठा लेता है ताकि वो रेस जीत सकें, लेकिन उसकी बदकिस्मती से वो सेकंड आ जाते हैं। और बाद में कैवलरी रेस के दौरान अरिसु शिनोबु को अपने कंधों पर बैठा लेता है क्योंकि उसकी टीममेट लास्ट मिनट पर उसे छोड़ देती हैं। और जब वो नेने के टीम के सामने आते हैं तो शिनोबु को अपने जायंट्स को उसके कंधों पर रखने में शर्म आ रही होती है, लेकिन अरिसु उसे भरोसा दिलाता है कि वो वही है जहां वो होना चाहता है। और रेस जल्दी शुरू होकर जल्दी खत्म हो जाती है क्योंकि शिनोबु नेने की टीम को बहुत आसानी से अपना हेडबैंड लेने दे देती है। और अरिसु अपने हार पर रोने लगता है और शिनोबु उसे सांत्वना देती है। और दूर से ये सब देखकर नेने को उनकी क्लोजनेस से थोड़ा जेलस महसूस होता है। और उसी दिन बाद में ब्रॉडकास्टिंग क्लब अपना खुद का इवेंट करने के लिए इकट्ठा होता है जिसमें स्टूडेंट एनोनिमस पब्लिक कन्फेशन अपने ब्रॉडकास्टिंग टूल्स के जरिए कर सकते हैं। और जब शिनोबु अपने इवेंट्स के फ्लायर्स दिखाती है तो सब उसकी इस यूनिक आइडिया की तारीफ करते हैं और कॉम्प्लीमेंट सुनकर वो मान लेती है कि वो हमेशा से अपना खुद का इवेंट प्लान और रन करना चाहती थी और उन्हीं की वजह से आज वो ऐसा कर पा रही है। और तभी अचानक उनकी क्लब एडवाइजर और टीचर लेमन चैन आ जाती है और कहती है कि फूडिन में ऐसे जेस्टी इवेंट नहीं हो सकते। और ये सुनकर लड़कियां शिकायत करने लगती हैं और लेमन चैन से फैसला बदलने की गुजारिश करते हैं, लेकिन वो सख्ती से कहती है कि रिलेशनशिप स्कूल पॉलिसी के खिलाफ है। और तभी अरिसु आगे बढ़ता है और खुद को क्लब का मैनेजर बताता है, लेकिन जैसे ही वो बोलता है लेमन चैन कह देती है कि वो बाहर है क्योंकि वो शुरू से ही मेल मेंबर्स नहीं चाहती थी। और जब अरिसु चुपचाप अपनी सीट पर बैठ जाता है और तब शिनोबु लेमन चैन से कहती है कि अरिसु की वजह से ही ब्रॉडकास्टिंग क्लब पॉपुलर हुआ है और अगर वो उन्हें ये इवेंट होस्ट करने दे दे तो क्लब और भी ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा। और जब लेमन चैन पूछती है कि इसमें उसका क्या फायदा है तो शिनोबु कहती है कि शायद उसे प्रमोशन मिल जाए क्योंकि सबको लगेगा कि क्लब उसके कारण पॉपुलर हुआ है और सिंस वो ऑफिशियल एडवाइजर है। और थोड़ा सोचने के बाद लेमन चैन मान जाती है और उनसे पूछती है कि वो इवेंट कैसे लॉन्च करेंगे। और जब वो फ्लायर्स के बारे में बताते हैं तो वो उन्हें बाहर देखने को कहती है और वो कोर्टयार्ड में होते हैं और वहाँ एक स्ट्रिक्ट जिम टीचर लड़कों और लड़कियों को अलग अलग बैठने को कहता है ताकि वो नोटी ना हो। और लड़कियां सोचने लगती हैं कि वो इसे कैसे पार करेंगी। और तभी लेमन चैन बताती है कि वो अपने जूसी संतरों से जिम टीचर का ध्यान भटकाएगी ताकि वो फ्लायर्स बांट सकें और सब इस बात के लिए एग्री कर जाते हैं। और फिर लेमन चैन जिम टीचर के पास जाती है और अपने बड़े बड़े संतरे और मॉमी वॉइस का इस्तेमाल करके उसे ब्रेक लेने के लिए मना लेती है। और टीचर के हटते ही लड़कियां बिना ध्यान में आए फ्लायर्स बांटने की कोशिश करती हैं, लेकिन जल्दी ही उन्हें लगता है कि चुपचाप रहना काम नहीं कर रहा। और तब नेने एक प्लान बनाती है जिससे सबका ध्यान उनकी तरफ जाए बिना टीचर्स को अलर्ट किए। और जब वो प्लान बताती
बताती है तो रिका कहती है कि वो इतना एम्बैरेसिंग काम नहीं कर सकती, लेकिन नेने मना नहीं सुनती और कहती है कि ये शिनोबू के लिए करो। और कुछ देर बाद वो मेड आउटफिट पहनकर बाहर आती हैं और ये देखकर पूरा स्कूल उनके आसपास जमा हो जाता है और उन्हें इवेंट के बारे में बताने का मौका मिल जाता है। और अचानक लेमन चैन चिल्लाती है कि वो अब बदसूरत जिम टीचर के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती और उन्हें सीक्रेट ऑपरेशन खत्म करने को कहती है। और जब तक कि मसल हेड को कुछ समझ आता, लड़कियां वहाँ से भाग चुकी होती हैं। और अब सांस संभालने के बाद शिनोबू एक बार फिर पूरा प्लान समझाती है और वो समझाती है कि कन्फेस करने वाला पास वाले अंधेरे क्लासरूम में जाएगा और कब टेलीफोन का इस्तेमाल करके अपनी कन्फेशन देगा, जिसे वो पूरे स्कूल में ब्रॉडकास्ट करेगी। और सब कुछ तय हो जाने के बाद लड़कियां पार्टिसिपेंट्स को ऑर्गेनाइज करने चली जाती हैं, जबकि शिनोबू ब्रॉडकास्टिंग माइक्रोफोन के पास इंतजार करती है। और तभी उसे पहली कन्फेशन मिलती है जिसमें कोई उससे कहता है कि वो अपनी लाइंस खराब ना करे। और जब वो जल्दी से बाहर जाकर कन्फेसर को ढूंढती है तो उसे अपनी दोस्त हंसते हुए मिलती हैं, जो उसे इवेंट के लिए बेस्ट विशेष दे रही होती हैं। और लंच टाइम के आसपास शिनोबू अनाउंस करती है कि ब्रॉडकास्टिंग क्लब कन्फेशन के लिए रेडी है। और ये सुनकर जिम टीचर एक्शन लेने ही वाला होता है। और तभी लेमन चैन आकर अपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से उसका ध्यान भटका देती है। और थोड़ी देर बाद शिनोबू दिन की पहली रोमांटिक कन्फेशन ब्रॉडकास्ट करती है, जिससे टीचर्स का ध्यान जाता है, लेकिन वो इसे क्यूट समझते हैं और उम्मीद करते हैं कि शिनोबू का इवेंट जापानीज लोगों को एक्सटिंग होने से बचा लेगा। और इसी बीच नेने अपने दोस्तों को बताती है कि उनके पास पहले से ही बहुत सारे कन्फेसेस हैं, यानी शिनोबू का इवेंट हिट हो गया है। और तभी इको रिका और नेने से पूछती है कि क्या उनका भी कन्फेस करने का मन है। और नेने मान लेती है कि वो किसी से माफी मांगना चाहती है, लेकिन सीधे नहीं कर सकती क्योंकि वो बहुत शाई है। और रिका आगे बताती है कि वो बिना वजह किसी से कोल्ड हो गई थी और चाहती है कि उसे पता चले कि वो माफी चाहती है। और ये सुनकर इको बताती है कि वो किसी का शुक्रिया करना चाहती है जिसने उसकी बहुत मदद की थी। और जैसे ही इवेंट रफ्तार पकड़ने लगता है, स्पीकर से एक तेज बजिंग साउंड आने लगती है और ब्रॉडकास्टिंग रूम में शिनोबू घबरा जाती है क्योंकि माइक्रोफोन बंद हो जाता है और उसे अपने मदर के तीखे ताने याद आने लगते हैं। और तभी दरवाजा खुलता है और उसकी दोस्त अंदर आती हैं तो शिनोबू रोने लगती है और इको इक्विपमेंट ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी मैकेनिज्म समझ नहीं पाती। और लड़कियां शिनोबू से इवेंट पॉज करने के लिए कहती हैं, लेकिन वो बताती है कि उनके पास सिर्फ लंच टाइम तक का ही समय है। और आखिरकार शिनोबू कहती है कि वो अपनी ही वॉइस से कन्फेशन सुनाएगी और उसके दोस्तों से मना करती हैं कि इससे उसकी वोकल कॉर्ड खराब हो सकती हैं। और तभी अचानक अरिसो मेगाफोन लेकर आ जाता है और कहता है कि उनका सुपरमैन आ गया है। और बिना सोचे समझे शिनोबू उसे गले लगा लेती है और कहती है कि वो हमेशा परफेक्ट टाइम पर आ जाता है। और नेने थोड़ा जेलस हो जाती है, जबकि अरिसो शिनोबू के कान में फुसफुसाता है कि वो जीवन भर के लिए अपराध में भागीदार हैं। और फिर मेगाफोन से शिनोबू कन्फेशन सुनाना शुरू कर देती है। और इसी बीच अरिसो घर जाने की तैयारी करता है और शिनोबू सबका शुक्रिया करती है और बताती है कि वो एक फाइनल कन्फेशन के साथ इवेंट खत्म करेगी। और जब अरिसो सुनता है कि कोई 3 साल पहले गायब होने के लिए माफी मांग रहा है तो उसे तुरंत समझ आ जाता है कि इसके पीछे अपोलो है। लेकिन उसे तब ज्यादा शौक लगता है जब वो कन्फेस करती है कि वो उससे प्यार करती है। और स्टूडेंट उसे हैरानी से देखने लगते हैं और अरिसो दौड़कर ब्रॉडकास्टिंग रूम में जाता है और शिनोबू को पकड़कर पूछता है कि क्या उसे पता है कि कन्फेशन किसने किया। और शिनोबू घबराकर कहती है कि उसे नहीं पता। और अरिसो समझ जाता है कि शिनोबू बहुत डर गई है, तो वो माफी मांगता है और कहता है कि उसे कन्फेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर वो कहता है कि उसे उस पर गर्व है। और ये सुनकर शिनोबू रोने लगती है, उसे गले लगाती है और शुक्रिया कहती है कि वो उसके अपराध में भागीदार बना रहा। और बाद में अरिसो को अपोलो का टेस्ट आता है जिसमें वो उसे ब्रॉडकास्टिंग रूम आने के लिए कहती है। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो कब टेलीफोन उठाकर कान से लगाता है और अपोलो बताती है कि वो अब छुपना बंद कर रही है और अपना चेहरा दिखाने के लिए तैयार है। और अब इवेंट की सक्सेस के बाद लेमन चैन अपने घर पर एक सेलिब्रेशन रखती है और प्रेसिडेंट होने के नाते रिका एक टोस्ट देती है और खास तौर पर शिनोबू की शानदार आइडिया की तारीफ करती है। और इसके बाद लड़कियां लेमन चैन को एडवाइजर के काम में डिलाई बरतने की सजा के तौर पर खाना खिलाने के लिए मजबूर कर देती हैं। और लेमन चैन तुरंत पलटवार करते हुए कहती है कि वो सब ओनली फैन मॉडल्स की तरह तैयार हुई हैं क्योंकि वो अरिसो को इम्प्रेस करना चाहती हैं। और जाहिर है कि लड़कियां इसे नकारने की कोशिश करती हैं, लेकिन लेमन चैन उनकी बात समझ जाती है और कहती है कि अरिसो को कन्फेशन मिलने पर वो जरूर घबरा गई होंगी और सब झूठ बोलने की कोशिश करती हैं। लेकिन आखिर में रिका मान लेती है कि वो अरिसो को इम्प्रेस करने के लिए ही तैयार हुई थी। लेकिन जब सब उसकी तरफ देखती हैं तो अरिसो जोर जोर से खराटे ले रहा होता है, बिल्कुल किसी बुढ़े आदमी की तरह। और तब लेमन चैन घोषणा करती है कि अब जब अरिसो पूरी तरह सो चुका है तो सभी लड़कियों को एक साथ पार्टी करनी चाहिए। और सब इस बात पर सहमत हो जाती हैं और लेमन चैन के साथ डिनर खरीदने निकल जाती हैं। और कुछ देर बाद इको अपार्टमेंट में लौटती है और अरिसो के पास लेट जाती है और वो उससे पूछती है कि शिनोबू ने पहले उसे क्यों गले लगाया था। और वो सोते हुए लड़के से पूछती है कि क्या वो शिनोबू के साथ डेटिंग कर रहा है।
और तभी नेने वापस आती है और उन्हें बिस्तर पर साथ देखकर रुक जाती है और वो अरिसु को किस करने ही वाली होती है कि नेने अपनी मौजूदगी जता देती है, जिससे इको तुरंत पीछे हट जाती है और नेने पास बैठ जाती है और इको उससे पूछती है कि क्या उसने कुछ सस्पिशियस देखा और नेने झूठ बोलकर कहती है कि वो अभी अभी आई है, लेकिन अंदर ही अंदर सोचती है कि क्या वो जानबूझकर इको को अरिसु के करीब जाने से रोक रही है। और तभी इको उससे पूछती है कि क्या उसने कभी किसी को किस किया है और नेने को अरिसु के साथ किया हुआ किस याद आ जाता है और शर्माते हुए वो कहती है कि हाँ किया है, जिस पर इको उसे बुरा शब्द कह देती है और ये सुनकर नेने उससे भिड़ जाती है और पूछती है कि क्या उसे अरिसु पसंद है और ये सुनकर इको चौंक जाती है और पूछती है कि उसने ऐसा क्यों पूछा। और इसके बाद नेने सच बता देती है कि उसने पहले इको को अरिसु के साथ छेड़खानी करते हुए देखा था और पकड़े जाने के बाद इको पूरी तरह टूट जाती है और थोड़ी देर बाद वो मान लेती है कि उसे अरिसु के लिए कुछ महसूस होता है, लेकिन वो खुद नहीं जानती कि वो क्या है। और ये सुनकर नेने भी बताती है कि उसे हमेशा लड़के पसंद नहीं थे, लेकिन अरिसु के साथ रहकर उसे अच्छा लगता है। और तभी उन्हें शिनोबु के आने की आवाज़ सुनाई देती है और घबराहट के मारे वो दोनों बिस्तर के नीचे छुप जाती हैं और उधर शिनोबु अपार्टमेंट में आती है और अरिसु को गहरी नींद में सोता हुआ पाती है और वो उसके पास बैठकर कहती है कि वो उससे 2 बातों के लिए माफी मांगना चाहती है और वो अचानक गले लगाने के लिए माफी मांगती है। और दूसरी बात कहने ही वाली होती है कि उसे रिका की आवाज़ सुनाई देती है और घबराकर वो भी बिस्तर के नीचे छुप जाती है और वहाँ नेने और इको को देखकर चौंक जाती है और तीनों एक दूसरे को समझने वाली नजर से देखती हैं। और जबकि रिका जाकर अरिसु के पास बैठ जाती है और जैसे ही वो कुछ कहने वाली होती है इको को छींक आ जाती है और सब पकड़े जाते हैं और कुछ मिनट बाद अरिसु अपनी नींद से जागता है और लड़कियों को भूतों की तरह बैठे हुए देखता है और घबराकर वो पूछता है कि क्या वो लड़ रही हैं। और तब लड़कियां बताती है कि उनका प्लान अलग अलग जाकर कुछ खाने का था, लेकिन आखिर में सबने केक ही खरीद लिया और 4 बड़े बड़े केक देखकर अरिसु हैरान हो जाता है और पूछता है कि वो सेम ही चीज क्यों लाई। और तब सब बताती है कि वो उनके लिए लगातार मेहनत कर रहा था और इसलिए वो उसके लिए कुछ स्वीट लाना चाहती थी। और ये सुनकर अरिसु चुपचाप केक खाने लगता है और तभी पता चलता है कि उसके दिल में अचानक कुछ बदल गया है और जैसे ही उसके अंदर शुगर क्रेविंग बढ़ती है वो केक खाने लग जाता है और उसे खाते हुए देखकर लड़कियां चिंता से उसे देखने लगती हैं। और तभी लेमन चैन अंदर आती है और बताती है कि वो भी सबके लिए केक लाई है और लेमन चैन को देखकर अरिसु डर जाता है और 4 केक खा लेने के बाद लड़कियां उसे हैरानी से देखने लगती हैं और नेने तुरंत कह देती है कि वो अब निकाकाटो एवोकाडो जैसा दिख रहा है। लेकिन लेमन चैन को यह बात इतनी पसंद आ जाती है कि वो अरिसु से कहती है कि अब उसका केक भी खाओ और अरिसु तुरंत हार मान लेता है और पार्टी में सबको सजेस्ट करता है कि अब कुछ गेम्स खेलते हैं और सब इसके लिए एग्री कर जाते हैं। तो लेमन चैन जिंगा निकालती है और कहती है कि जो हारेगा उसे उसका केक खाना होगा और लेमन चैन गेम को ओवरसी करती है और अरिसु और बाकी लड़कियां खेलना शुरू करती हैं। और नेने को सबसे ज्यादा दिक्कत होती है क्योंकि उसकी सारी ब्रेन सेल उसकी जूसी संतरों में चली गई होती हैं। और जब अरिसु की बारी आती है तो वो 2 ब्लॉक्स निकालकर डिफिकल्टी बढ़ा देता है और लड़कियां अपनी चाल चलने में स्ट्रगल कर रही होती हैं और वो सबको ध्यान से ऑब्जर्व करता है क्योंकि उसे पता है कि उनमें से एक अपोलो है और असल में पहले अपोलो ने खुद को रिवील करने की पेशकश की थी, लेकिन अरिसु ने मना कर दिया था और उसने कहा था कि वो उसकी आइडेंटिटी खुद अनकवर करना चाहता है और अब वो बताता है कि वो 4 लड़कियों को प्रो बनाना चाहता है। और ये सुनकर अपोलो चौंक जाती है और कहती है कि उसका सपना बहुत फार-फेच्ड है, लेकिन अरिसु हार मानने वाला नहीं होता और वो अपोलो से वादा करता है कि वो इसे जरूर पूरा करेगा। और जब अपोलो उससे पूछती है कि उसका एंड गोल क्या है तो अरिसु बताता है कि वो एक प्रोड्यूसर बनना चाहता है जो सॉन्ग्स, एनिमे और ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम रिलीज करे और इसी वजह से वो लड़कियों की मदद कर रहा है ताकि आगे चलकर वो उसकी मदद कर सके। और उसकी बात सुनकर अपोलो खुश हो जाती है और उससे आंखें बंद करने को कहती है और जब अरिसु ऐसा करता है तो वो दरवाजे से बाहर चली जाती है और जब वो आंखें खोलता है तो अपोलो की डेयरिंग हरकत देखकर वो चौंक जाता है। और इसी बीच नेने उसे गेम पर ध्यान देने के लिए कहती है और अरिसु फिर ब्लॉक्स पर फोकस करता है और देखकर हैरान हो जाता है कि स्ट्रक्चर कितना कॉम्प्लेक्स हो चुका है। और लड़कियां उसकी शक्ल देखकर हंसने लगती हैं और बताती हैं कि उन्होंने मिलकर उसे हराने की प्लानिंग की थी। और अरिसु अब सीरियस हो जाता है और काफी कैलकुलेशन के बाद वो एक ब्लॉक निकालता है, लेकिन पूरा स्ट्रक्चर उसके सामने गिर जाता है। और राउंड हारने के बाद अरिसु लड़कियों को घर तक छोड़ने जाता है और वो उसकी मेहनत के लिए उसे शुक्रिया करती हैं। और अरिसु कहता है कि इस इवेंट को हिट बनाने में सबका बराबर योगदान था। और ये सुनकर शिनोबु कहती है कि उसे खुशी है कि उसने अपना प्लान पूरा किया और सबको अपना गोल हासिल करने में मदद करने के लिए शुक्रिया अदा करती है। और कुछ दिनों बाद रिका स्कूल के बाद फिर से अपना एक मिनी कॉन्सर्ट करती है और अरिसु नोटिस करता है कि स्पोर्ट्स वीक के बाद उसके फैंस बढ़ गए हैं और इसके बावजूद उसे अब भी लगता है कि वो स्ट्रीट परफॉर्मेंस करने के लिए तैयार नहीं है। और तभी अरिसु भीड़ में एक लड़की को देखता है जो रिका को घूरकर देख रही होती है और उसी समय स्टेज पर खड़ी रिका भी उसे देख लेती है और अचानक अपना कॉन्सर्ट रोक देती है। और ये देखकर अरिसु उससे पूछने की कोशिश करता है कि वो कौन है, लेकिन वो लड़की वहाँ से चली जाती है और अरिसु उसका पीछा करने का फैसला करता है। और जब वो उसे ग्रीट करता है तो लड़की उसे बिल्कुल इग्नोर कर देती है, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। लेकिन अरिसु फिर भी उसका पीछा करता रहता है जब तक कि लड़की थोड़ा क्रीप्ड आउट नहीं हो जाती और उसे इग्नोर करने के लिए माफी नहीं मांगती। और अरिसु राहत की सांस लेते हुए कहता है कि
उसने उसे इतना इग्नोर किया कि उसे लगा कि वो मर ही गया है। और इसके जवाब में लड़की कहती है कि उसने उसे इसलिए इग्नोर किया क्योंकि वो उसे अनोइंग लग रहा था। और इस बात को नजरअंदाज करते हुए अरिसु उससे पूछता है कि रिका के कॉन्सर्ट के दौरान वो इतनी अपसेट क्यों दिख रही थी। लेकिन जवाब देने के बजाय लड़की उससे पूछती है कि वो रिका के कॉन्सर्ट के बारे में क्या सोचता है। तो अरिसु उसे बताता है कि रिका एक अच्छी सिंगर है जो बहुत सारे पॉपुलर सॉन्ग गा सकती है और इसी वजह से क्राउड एंटरटेन रहता है। और ये सुनकर लड़की कहती है कि लोगों को रिका नहीं बल्कि पॉपुलर सॉन्ग्स पसंद आते हैं। और जब वो गलती से बोल देती है कि पहले रिका अलग हुआ करती थी तो अरिसु को समझ आ जाता है कि यह लड़की उसे पहले से जानती थी। और कुछ घंटों बाद रिका एक कैरियोके बार में अपने सॉन्ग्स पर काम कर रही होती है, लेकिन वो कोई डिसेंट आइडिया नहीं निकाल पाती। और फ्रस्ट्रेशन में वो नीचे बैठ जाती है और सोचती है कि अरिसु को बता देगी कि अब वो सिंगर नहीं बन सकती। और तभी अरिसु अंदर आता है, शौक और खुश भी। और रिका उससे पूछती है कि उसे कैसे पता चला कि वो यहाँ मिलेगी। और तब वो बताता है कि उसके दोस्त ने उसे बताया। और रिका तुरंत समझ जाती है कि वो आइको है और इसलिए वो अरिसु से पूछती है कि क्या उसने उससे कुछ कहा। लेकिन अरिसु कहता है कि उसे पहले से अंदाजा होगा कि आइको क्या कह सकती है, क्योंकि उसने उसे क्राउड में बहुत सॉल्टी चेहरा बनाते हुए देखा था। और हल्की सी उदास मुस्कान के साथ रिका बताती है कि आइको को पसंद नहीं है जब वो पॉपुलर सॉन्ग्स के कवर बनाती है, बल्कि उसे वो सॉन्ग्स पसंद थे जो रिका खुद लिखती थी। और ये सुनकर अरिसु तुरंत रिका को अपने ओरिजिनल सॉन्ग परफॉर्म करने के लिए कहता है, लेकिन रिका तुरंत मना कर देती है और कहती है कि ये बहुत एम्बेरसिंग है। और इस पर अरिसु से याद दिलाता है कि उसे प्रो बनाना उसका ड्यूटी है। और तब रिका एक चैलेंज रखती है, अगर अरिसु से कैरियोके बैटल में हरा देता है तो वो अपने ओरिजिनल सॉन्ग परफॉर्म करेगी। और शुरू में अरिसु अनश्योर होता है क्योंकि रिका एक एस्पायरिंग सिंगर है जबकि वो खुद को एक बाथरूम सिंगर मानता है। और इसलिए वो भी एक कंडीशन रखता है कि रिका को एक साथ डांस और सिंग करना होगा। और रिका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन जैसे ही वो डांस करते हुए गाने की कोशिश करती है तो वो नर्वस हो जाती है और सब कुछ गड़बड़ कर देती है। और तभी अरिसु बताता है कि उसने पहले ही ये आउटकम प्रेडिक्ट कर लिया था क्योंकि रिका हमेशा खुद को लेकर बहुत सेल्फ कॉन्शियस रहती है। और ये सुनकर रिका दोबारा सॉन्ग शुरू करती है और इस बार अरिसु के लिए एक फियर कॉन्सर्ट परफॉर्म करती है जिससे वो शॉक रह जाता है। और अंत में स्कोर बोर्ड दिखाया जाता है कि रिका को 95 पॉइंट्स मिले हैं, जिससे अरिसु परेशान हो जाता है और उसे अपना गेम लेवल अप करना पड़ता है। और जब वो हग नोट नाम की बैंड का एक सॉन्ग परफॉर्म करता है तो रिका उसके सॉन्ग सिलेक्शन से हैरान हो जाती है। और उसके परफॉर्मेंस के बाद स्कोर बोर्ड दिखाता है कि अरिसु को 75 पॉइंट मिले हैं, जिससे वो पूरी तरह क्रैश आउट हो जाता है। लेकिन रिका तुरंत उससे पूछती है कि उसने हग नोट का सॉन्ग क्यों चुना। और इससे अरिसु को वो छोटी सी कन्वर्सेशन याद आती है जो उसकी आइको से हुई थी, जिसमें उसने बताया था कि रिका को वो बैंड बहुत पसंद है। और उसे अपोलो की वो बात भी याद आती है जिसमें उसने कहा था कि रिका ने ही उसे ये निश बैंड हग नोट डिस्कवर कराई थी। और अब प्रेजेंट में अरिसु कहता है कि उसे भी वो बैंड बहुत पसंद है। और ये सुनकर रिका कहती है कि क्योंकि उसने उससे बेहतर सॉन्ग चुना और इसलिए वो उसे बताएगी कि वो अपने ओरिजिनल सॉन्ग गाने से नफरत क्यों करती है। और फिर वो बताती है कि उसे अपने ओरिजिनल काम पर जज किया जाना बिल्कुल पसंद नहीं है और इसलिए वो क्रिटिसिज्म से बचने के लिए दूसरों की म्यूजिक के पीछे छुप जाती है। और ये सुनकर अरिसु समझ जाता है कि अगर वो जल्दी रिका का ट्रॉमा सॉल्व नहीं करते तो उसका कभी कैरियर नहीं बन पाएगा। और इसलिए वो उसे बताता है कि वो भी पहले ऐसा ही था, लेकिन उसने खुद को पुश किया और कई पब्लिक स्पीकिंग इवेंट में हिस्सा लिया ताकि जज होने के डर को खत्म कर सके। और जब रिका उसकी बातों के बारे में सोच रही होती है और तब अरिसु उससे कहता है कि उसे अपने पुराने ओरिजिनल सॉन्ग के साथ एक कॉन्सर्ट करना चाहिए क्योंकि सिर्फ एक्सपीरियंस उसके डर को तोड़ सकता है। और थोड़ी झिझक के बाद रिका मान जाती है और अरिसु से बताता है कि कॉन्सर्ट एक हफ्ते बाद होगा। और जब आखिरकार वो दिन आता है तो रिका सोचने लगती है कि अरिसु ने वेन्यू की यूजुअल जगह की बजाय रूफटॉप पर क्यों रखा। लेकिन जैसे ही वो सोचती है कि अरिसु से समझ नहीं पाया और रूफटॉप का दरवाजा खोलती है तो वो ये देखकर हैरान हो जाती है कि वहाँ ब्रॉडकास्टिंग क्लब के उसके दोस्त खड़े हैं। और ये देखकर रिका चौंक जाती है और अरिसु से पूछती है कि बाकी स्टूडेंट कहाँ हैं। और तब वो बताता है कि वो कभी भी उसे वुल्फ के सामने नहीं फेंकेगा। और फिर वो समझाता है कि कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है उन लोगों के सामने परफॉर्म करना जो उससे प्यार करते हैं, यानी कि फ्रेंड्स और फैमिलीज। और अरिसु की इस थॉटफुलनेस से रिका कुछ देर के लिए स्पीचलेस हो जाती है। और तभी नेने, इको और शिनोबु से चेयर करने लगते हैं और कहते हैं कि वो उसे कभी जज नहीं करेंगे। लेकिन जैसे ही रिका गाने की कोशिश करती है वो नर्वस हो जाती है। और ये देखकर अरिसु समझ जाता है कि उसका ट्रॉमा काफी डीप रूटेड है। और तभी लड़कियां रिका के लिए कस्टमाइज्ड स्लोगन्स निकालती हैं। और ये देखकर रिका को एहसास होता है कि यहाँ कोई भी उसे जज नहीं करेगा। और जब रिका गाना शुरू करती है तो उसे वो पुराना वक्त याद आता है जब उसने कॉन्फिडेंट होकर लड़कियों से कहा था कि वो इतनी पॉपुलर सिंगर बनेगी कि डीडी भी उसे अपने आफ्टर पार्टी में इनवाइट करना चाहेगा। और कॉन्सर्ट के बाद रिका अरिसु से कहती है कि उसने उसे पूरी तरह फूल बना दिया और पनिशमेंट के तौर पर अब उसे उसकी ओरिजिनल सॉन्ग्स की प्रैक्टिस करानी पड़ेगी जब तक कि वो उनके बारे में कॉन्फिडेंट ना हो जाए। और ये सुनकर अरिसु को उसकी अर्लियर परफॉर्मेंस याद आती है और उसे एहसास होता है कि ये लड़कियां तभी सक्सीड कर सकती हैं जब वो एक दूसरे को सपोर्ट करे। और इसलिए उनकी फ्रेंडशिप और मजबूत करने के लिए अरिसु उन्हें मॉल में ग्रुप हैंगआउट के लिए इन्वाइट करता है। लेकिन साथ समय बिताने के बजाय सब लोग अलग अलग जाकर शॉपिंग करने लगते हैं। और तभी शिनोबु अरिसु से कहती है कि वो उसे आउटफिट चुनने में मदद करे। और जब वो अलग अलग कपड़े पहनकर उसके सामने मॉडलिंग करती है और बताती है कि उसे व्हाइट कपड़े पहनना बहुत पसंद है तो अरिसु को अपोलो की वही बात याद आ जाती है।
और कपड़ों के स्टोर से निकलने के बाद अरिसु सोचता है कि उसे हर लड़की में अपोलो की झलक दिख रही है और तभी इको उसे खींचकर क्रेन गेम खेलने ले जाती है। और जब अरिसु उसके लिए एक प्रेशर जीतता है तो इको तुरंत उसे गले लगा लेती है और बताती है कि उसे अपने प्रेसिस पर अपनी सेंट छोड़ना पसंद है। और फिर से अरिसु को याद आता है कि अपोलो ने भी उसे यही बात कही थी। और इसके बाद नेने उसे मेयोनीज के साथ टकोयाकी ऑफर करती है और ये देखकर अरिसु को वो समय याद आता है जब अपोलो ने बताया था कि उसकी फेवरेट डिश टकोयाकी के साथ मेयोनीज है। और उस दिन बाद में सब लोग कैरियो के बार जाते हैं जहां रिका हग नोट्स का एक सॉन्ग परफॉर्म करती है और ये देखकर अरिसु की आंखें शौक से चौड़ी हो जाती है और उसे वो पल याद आता है जब अपोलो ने भी वही एग्जैक्ट सॉन्ग उसके लिए गाया था। और जैसे ही वो ये तय करने वाला होता है कि रिका ही अपोलो है और तभी वो इको, शिनोबु और नेनो को भी वही सॉन्ग गाते हुए सुनता है और शौक होकर वो उनसे पूछता है कि क्या वो हग नोट्स को जानती हैं। और तब लड़कियां बताती हैं कि उन्हें भी वो बैंड बहुत पसंद है। और अगले दिन क्लब में अरिसु सबको बड़े हाई स्पीड के साथ ग्रीट करता है और सब लोग उसे रिप्लाई देते हैं लेकिन नेने उसे इग्नोर कर देती है। और कंफ्यूज होकर अरिसु उससे पूछता है कि उसे क्या परेशानी है लेकिन नेने उसे इग्नोर करती रहती है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है। और ये देखकर नेने और भी अपसेट हो जाती है और चिल्लाकर अरिसु से कहती है कि वो उससे पूछे कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रही। और जब अरिसु वैसा ही करता है तो नेने गुस्से में कहती है कि अब वो उसे नहीं बताएगी और वहाँ से चली जाती है, जिससे अरिसु फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और जब नेने बाहर जा रही होती है तो अरिसु लड़कियों से पूछता है कि क्या वो अपने रेड डेज में है। और तब शिनोबु बताती है कि नेने ने हाल ही में थिएटर क्लब ज्वाइन किया है लेकिन वो उसमें अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही। और ये सुनकर अरिसु हैरान हो जाता है और कहता है कि उसे हमेशा लगता था कि नेने बहुत सोशल और आउटगोइंग है, लेकिन शिनोबु बताती है कि नेने से उन्हीं लोगों से घुलती मिलती है जो उसे पसंद करते हैं। और ये सुनकर अरिसु को वो बात याद आती है जब नेने ने कहा था कि उसे हर वो इंसान नापसंद है जो उससे नफरत करता है। और लड़कियां उसे नेने की मदद करने के लिए कहती हैं और अरिसु पूछता है कि कैसे, क्योंकि नेने तो उससे बात भी नहीं करना चाहती। और तब लड़कियां कहती हैं कि उसे अपना गोल्डफिश ब्रेन इस्तेमाल करना चाहिए। और उधर थिएटर क्लब में हिजुमी नाम की एक लड़की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देती है कि वो सिडनी सोने के पूरे कैरियर से ही बेहतर लगती है। और उसे देखती हुई लड़कियां आपस में बात करती हैं कि उसका सपना है एक फेमस मॉडल बनना और फिर लियोनार्डो डिकैप्रियो से उसके पैसे के लिए शादी करना। और तभी नेने अपनी लाइंस बोलती है और हिजुमी उसकी एक्टिंग से इतनी शॉक हो जाती है कि वो ड्रामा करते हुए दीवार से टकरा जाती है। और फिर हिजुमी उठकर कहती है कि नेने की एक्टिंग ने सबको कैंसर दे दिया, जिस पर नेने ऑकवर्ड होकर उससे माफी मांगती है और कहती है कि वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और हिजुमी फिर उसे बताती है कि एक्टिंग करते समय वो बहुत ज्यादा सोचती है। और उसी समय अरिसु दरवाजे से ये पूरा सीन देख रहा होता है और अरिसु सोचने लगता है कि नेने अपनी यूजुअल वाली ब्रेटी एटीट्यूड में क्यों नहीं है। और हिजुमी से इंसल्ट होने के बाद नेने वापस ब्रॉडकास्टिंग क्लब में आती है लेकिन लड़कियां जल्दी से वहां से छिपने के लिए निकल जाती हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अभी नेने एक वॉकिंग लैंडमाइन की तरह है। और कुछ ही देर में नेने गुस्से में हिजुमी को पूछने लगती है कि वो उसे सिखाने की कोशिश क्यों कर रही थी। और तभी अरिसु कमरे में आ जाता है जिसे देखकर लड़कियां हैरान हो जाती हैं क्योंकि वो कभी भी गुस्से वाली नेने का सामना नहीं कर पाती। और इस बीच अरिसु उसे बताता है कि उसने थिएटर क्लब में सब कुछ देख लिया था। और नेने उससे पूछती है कि क्या वो उसे चेयरअप करने आया है, लेकिन अरिसु उससे पूछता है कि वो कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करती है। और ये सुनकर नेने और भी गुस्सा हो जाती है और उसे दीवार से पटक देती है। और अपने बारे में सोचने के बजाय अरिसु उसकी तारीफ करता है कि उसने अपने इमोशन को इम्पल्सिवली बाहर निकाला। और नेने और ज्यादा अपसेट हो जाती है और अपना बैग अरिसु के बदसूरत चेहरे पर दे मारती है, लेकिन अरिसु फिर भी उसे थम्स अप देता है और कहता है कि उसने अपने रॉ इमोशंस दिखाए। और ये सुनकर नेने रो पड़ती है और बताती है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी लेकिन हिजुमी बार बार उसे डांटती रही। और जब नेने थोड़ी शांत हो जाती है और तब अरिसु उसे बताता है कि एक्टिंग में बेहतर बनने के लिए उसे कैरेक्टर के साथ एक हो जाना होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाएगी क्योंकि उसने उन फीलिंग्स को कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। और नेने चुपचाप बैठी रहती है और जबकि अरिसु उसे बताता है कि अगर उसे उस औरत का रोल सही तरीके से निभाना है जिसके लविंग बॉयफ्रेंड ने उसे चीट किया हो तो उसे भी ये फीलिंग एक्सपीरियंस करनी होगी। और ये कहते हुए अरिसु अचानक एनर्जेटिक होकर उसे चीटिंग के लिए माफी मांगने लगता है और नेने तुरंत कहती है कि वो तो डेटिंग भी नहीं कर रहे। और तब अरिसु कहता है कि एक्सपीरियंस पाने के लिए उन्हें प्रिटेंड करना होगा कि वो डेटिंग कर रहे हैं और फिर वो उसे इको के साथ चीट करेगा। और तभी अचानक इको सामने आ जाती है जिससे नेने शॉक हो जाती है और पूछती है कि वो होम रेकर का रोल क्यों निभाएगी। और इको कैजुअली बताती है कि वो अरिसु से प्यार करती है। और ये सुनकर नेने पूरी तरह फ्रीक आउट हो जाती है और अरिसु समझाता है कि असल में सिर्फ इको के पास ही उनके साथ एक्टिंग करने का टाइम था, लेकिन नेने कहती है कि उसे ये सब पॉइंटलेस लगता है। और अरिसु से पूछते है कि क्या वो ठीक है अगर हिजुमी उसे बार बार कहे कि वो बेकार है। और ये सुनकर नेने गुस्से में चिल्लाती है कि वो इतनी अच्छी एक्टिंग करना चाहती है कि हिजुमी हमेशा के लिए उसके बूट्स चाटे। और नेने का ये जवाब सुनकर अरिसु खुश हो जाता है और कहता है कि उन्हें बाहर जाकर प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तब नेने माफी मांगती है कि वो डील करने में इतनी मुश्किल है
लेकिन अरिसु उसे भरोसा दिलाता है कि उसे कोई दिक्कत नहीं, बल्कि उसे ये सब बहुत क्यूट लगता है। और ये सुनकर नेने बिल्कुल स्टन रह जाती है और बाद में अरिसु अपने कैरेक्टर में आकर नेने से चीटिंग के लिए माफी मांगता है और कहता है कि उसने इको के साथ उसे धोखा दिया। और जब नेने अपने रोल के हिसाब से जवाब देने की कोशिश करती है और तब अरिसु पूछ लेता है कि क्या उसे टॉयलेट जाना है। और ये सुनकर नेने इरिटेट हो जाती है और कहती है कि वो इमेजिन ही नहीं कर पा रही कि अरिसु और इको डेटिंग कर सकते हैं और इसलिए वो सही से एक्ट नहीं कर पा रही। और तब अरिसु कहता है कि अभी उन्हें ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि उसे और इको को क्लब एक्टिविटीज में जाना है। और जब नेने उन्हें जाते हुए देखती है तो उसे वो पल याद आता है जब इको अरिसु को हक कर रही थी और उसे एहसास होता है कि उनका डेटिंग करना असंभव भी नहीं है। और जब वो घर जाने वाली होती है और तभी वो इको और अरिसु को बहुत लबी डबी अंदाज में बात करते हुए देखती है और वो कह रहे होते हैं कि अपना रिलेशनशिप सबसे छुपा कर रखना कितना मजेदार है। और ये देखकर नेने डर के मारे वही जम जाती है और दूर खड़ी रिका और शिनोबु ये सब देख रही होती हैं और याद करती हैं कि ये सब आइडिया उन्हीं का था ताकि नेने को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जा सके। और जब नेने अभी भी शॉक में खड़ी होती है और तब अरिसु और इको सोचते हैं कि अपने रिलेशनशिप को और कन्विंसिंग बनाने के लिए क्या करें। और तभी इको को याद आता है कि नेने ने उससे कहा था कि उसने हाल ही में किसी को किस किया है। और इस मौके का फायदा उठाकर इको सच सच कहती है कि वो अरिसु को किस करना चाहती है, लेकिन अरिसु सोचता है कि वो सिर्फ रोल के लिए ऐसा कर रही है। और इको फिर कन्फेस करती है कि वो उसे सच में पसंद करती है। और जैसे ही उनके लिप्स आपस में मिलने वाले होते हैं नेने घबराहट में आकर उनको अलग कर देती है और वो उन पर चिल्लाती है कि वो पब्लिक में किस क्यों कर रही हैं। और तभी रिका और शिनोबु वहाँ आ जाते हैं और बताते हैं कि ये सिर्फ एक्टिंग थी। और अरिसु फिर नेने से पूछता है कि क्या इन सब से उसे एक्टिंग में मदद मिली, लेकिन नेने गुस्से में वहाँ से चली जाती है जिससे रिका और शिनोबु उसके पीछे भागती हैं। और उधर अरिसु इको से कहता है कि किस वाला सजेशन अच्छा था और इको उसके साथ प्ले अलॉन्ग करती है भले ही उसकी फीलिंग्स असली हों। और अगले दिन थिएटर क्लब में हिजुमी चीटर के रोल में आकर नेने से माफी मांगता है और उससे दया की भीख मांगता है। और ये सुनकर नेने को अरिसु और इको के किस करने वाला मोमेंट याद आता है और वो डार्क टोन में हिजुमी से कहती है कि वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। और एक लड़की कहती है कि उसने अपनी लाइंस गलत बोली हैं, लेकिन हिजुमी नेने की तारीफ करती है कि उसने सच्चे इमोशन दिखाए। और उस दिन बाद में नेने अरिसु को उसकी मदद के लिए शुक्रिया कहती है, लेकिन फिर वो उससे पूछती है कि क्या वो सच में इको को किस करने वाला था। और अरिसु गहरी सांस लेकर बताता है कि वो सब बस एक्टिंग थी, जिस पर नेने मान लेती है कि अगर वो उसकी जगह होती तो वो सच में अरिसु को किस कर लेती। लेकिन इससे पहले कि अरिसु पूछ पाता कि वो क्या कहना चाहती है नेने भाग जाती है। और जब अरिसु उसे पकड़ लेता है तो नेने बताती है कि वो बस एक्टिंग कर रही थी। और कुछ दिनों बाद इको अपनी एक लाइव स्ट्रीम खत्म करती है और खुश हो जाती है ये देखकर कि उसके ट्विच पे 32.2 के सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं। और उसी समय इको दो गूनर्स को एक वीट्यूबर के बारे में बात करती हुई सुनती है जिसने 3 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर लिए हैं। और ये सुनकर इको शॉक हो जाती है और जब वो कैलकुलेट करती है तो उसे पता चलता है कि उस नंबर तक पहुंचने में उसे लगभग 1 सदी लग जाएगी। और ये सोचकर कि वो अपने टैलेंटेड दोस्तों की तरह अपना सपना पूरा नहीं कर पाएगी। और इको गुस्से में अरिसु के पेट में पंच मार देती है और हर चीज के लिए उसे ब्लेम करके ब्रॉडकास्टिंग क्लब की तरफ भाग जाती है। और अंदर पहुंचकर इको सोचने लगती है कि वो क्या कर सकती है ताकि अपने आइडल आओ चैन की तरह 3 मिलियन सब्सक्राइबर हासिल कर सके। और जब वो आओ चैन के स्ट्रीम्स खोलती है तो देखती है कि आओ चैन अलग अलग चीजें कर रही है जैसे कुकिंग, पियानो और स्टडिंग। और ये देखकर इको और फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और उधर अपनी क्लास में अरिसु को इको की स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिलता है और जब वो देखता है तो इको एक केक बनाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन थोड़ी देर में वो घबराने लगती है और अचानक लाइव स्ट्रीम बंद कर देती है। और अरिसु समझ नहीं पाता कि अभी क्या हुआ। और दूसरी तरफ इको और डिप्रेस हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि वो आओ चैन को कभी बीट नहीं कर सकती और जबकि वो तो पहली कोशिश में ही 4 टियर केक नहीं बना पाई। और अगले दिन इको अपनी स्ट्रीम पर एक इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करती है और उसके बाद वो अनाउंस करती है कि वो अपने एड्स में परफेक्ट स्कोर लाएगी। और फिर अगले दिन वो अपने फैन से वादा करती है कि वो गाएगी जब तक उसका गला सूख ना जाए। और जब फ्राइडे आता है तो अरिसु आखिर पूछ लेता है कि उसकी स्ट्रीम हाल ही में सर्कस क्यों बन गई है। और ये सुनकर इको चिल्लाती है कि वो आओ चैन को बीट करने की कोशिश कर रही है और ये सोचकर भाग जाती है कि अरिसु शायद उसे जापान की टॉप स्ट्रीमर से कम्पीट करने के लिए शेम करेगा। और उसी समय उसे आओ चैन की स्ट्रीम का नोटिफिकेशन मिलता है जिसमें वो हॉट आउटफिट रिवील करने वाली होती है। और ये देखकर इको के दिमाग में एक आइडिया आता है और कुछ दिनों बाद इको अपने स्ट्रीम में अपने एवेटार को बिकनी पहनाकर सामने आती है और उसके दोस्त शॉक हो जाते हैं उसे प्लॉट के नाम पर होटल सिलाते हुए देखकर। लेकिन अरिसु तुरंत उसे ढूंढ लेता है और उसका स्ट्रीमिंग टैबलेट छीन लेता है और डिवाइस वापस लेने की कोशिश में इको लगभग गिरी जाती है। और तभी अरिसु से पकड़कर पास खींच लेता है और कहता है कि उसे बड़ा बनने के लिए तो इस छोट बनने की जरूरत नहीं है। और अपनी गलती समझकर इको अरिसु से मदद मांगती है और अरिसु मान जाता है। और जब वो दोनों बैठकर स्ट्रेटेजी मीटिंग करते हैं तो इको उससे पूछती है कि वो आओ चैन को कैसे बीट कर सकती है जो हर चीज में परफेक्ट है। और तब अरिसु बताता है कि उसका सबसे बड़ा एसेट उसकी एंजेलिक वॉइस है जो अकेले ही उसे एक टॉप यूट्यूबर बना सकती है।
और इतनी तारीफ सुनकर इको शर्म से घबरा जाती है और अरिसु से कहती है कि थोड़ा शांत हो जाए, लेकिन अरिसु कहता है कि वो सिर्फ फैक्ट्स बता रहा है और फिर वो जोड़ता है कि सिर्फ वॉइस से फेमस नहीं हो जा सकता और उसके लिए मोर एक्सपोजर भी चाहिए। और इको ध्यान से उसकी बात सुनती है और तब अरिसु बताता है कि उसे एक फेमस वीट्यूबर कम्प्लायर के साथ कोलैबोरेट करना चाहिए जो एक सोशल मीडिया इवेंट के लिए छोटे वीट्यूबर्स ढूंढ रहा है। और इको उस इवेंट के बारे में और पूछती है और अरिसु बताता है कि ये एक गेम से रिलेटेड इवेंट है और इसलिए उन्हें उस गेम की स्ट्रीम पर प्रैक्टिस करनी होगी ताकि कम्प्लायर की नज़र उन पर पड़े। और अगले दिन स्कूल में इको ज़ॉम्बी गेम स्ट्रीम कर रही होती है और अरिसु उसे बिल्कुल प्राउड डैड की तरह देख रहा होता है और तभी एक ज़ॉम्बी बॉस आ जाता है और इको घबराने लगती है और यहाँ तक कि वो कंट्रोलर उठाकर अरिसु के चेहरे पर फेंक देती है और इको चिल्लाती है कि उसे हॉरर गेम से नफरत है। और स्ट्रीम खत्म होने के बाद अरिसु माफी मांगते हुए कहता है कि उसे इतना पुश नहीं करना चाहिए था, लेकिन इको कहती है कि उसे बुरा लग रहा है क्योंकि उसने उसकी सारी मेहनत खराब कर दी। और उसी समय अरिसु के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है और वो इको से कहता है कि कभी कभी इंसान की फ्लॉज उसकी सबसे बड़ी एसेट बन जाती है। और जब इको पूछती है कि उसका क्या मतलब है, तब अरिसु बताता है कि उसकी फ्रीक आउट रिएक्शन अब ट्विटर पर ट्रेंडिंग हो रही है। इसका मतलब है कि उनके पास अभी भी कम्प्लायर की नज़र में आने का चांस है। और एक्साइटेड होकर इको वो वीडियो चेक करती है, लेकिन उसका टाइटल देखकर शॉक हो जाती है जिसमें लिखा होता है कि उसने डर के मारे पैंट गीली कर दी। और ये देखकर वो रोने लगती है और तभी उसका फोन बजता है और अरिसु कहता है कि उसे चेक करे क्योंकि शायद ये कम्प्लायर का इन्वाइट हो सकता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वो एक्चुअली आउचैन का कोलैब रिक्वेस्ट होता है। और टर्म्स पढ़ने के बाद अरिसु इको को बताता है कि उसे दूसरे वीट्यूबर्स के साथ मिलकर मियाओ ड्राइव नाम के गेम में कम्पीट करना होगा और प्रीलिमिनरी राउंड क्लियर करने के बाद ही वो आउचैन के साथ इंटरेक्ट कर पाएगी। और इको अरिसु से कहती है कि वो अपना पूरा बेस्ट देगी और एक हफ्ते के ट्रेनिंग के बाद वो टूर्नामेंट के राउंड 1 में हिस्सा लेती है। लेकिन उसकी डर तब बढ़ जाती है जब आउचैन उसे वीट्यूबर कम्युनिटी के ब्लैक शिप वाले ग्रुप में डाल देती है क्योंकि अब उसके साथ वो लेवल जुड़ चुका है कि वो वही स्ट्रीमर है जिसने डर के मारे पैंट गीली कर ली थी। और अरिसु डर के साथ देखता है कि बाकी ट्रबल्स मेकर्स इको को पैंट गीला कहकर बुली कर रहे हैं और वो बस यही उम्मीद करता है कि इको इस राउंड को कैसे भी जीत कर निकल आए। लेकिन कुछ ही पलों बाद इको अरिसु से हारने के लिए माफी मांगती है और अरिसु समझ नहीं पाता कि उस जैसा महान खिलाड़ी कैसे हार गया। और वो इको से माफी मांगता है कि उसने गेम के बारे में पहले से ठीक से रिसर्च नहीं की। लेकिन इको कहती है कि वो खुश है कि उन्होंने इस कूल टूर्नामेंट में हिस्सा लिया क्योंकि इससे उसे एहसास हुआ कि वो साथ मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं। और ये सुनकर अरिसु खुश हो जाता है और कहता है कि वो सिर्फ एंड रिजल्ट पर फोकस कर रहा था। लेकिन फिर वो गुस्से में चिल्लाता है कि वो कभी उन बफूंस को माफ नहीं करेगा जिन्होंने इको को बुली किया। और ये सुनकर इको के दिल में तितलियां उड़ने लगती है और तभी अचानक उसे आउचैन का कॉल आता है जिससे वो फिर से नर्वस हो जाती है और हिम्मत जुटाकर इको कॉल उठाती है। और कॉल उठाते ही आउचैन उससे माफी मांगती है कि उसने उसे इतनी ट्रबलसम ग्रुप में डाल दिया था और इको उसे भरोसा दिलाती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं हुई। और तब आउचैन कहती है कि वो फिर से उसे कोलैब के लिए इन्वाइट करेगी और उससे कहती है कि वो अपने मैनेजर को भी साथ लाए। और इको और अरिसु हैरान हो जाते हैं कि उसे ये कैसे पता चला। और तब आउचैन बताती है कि वो समझ सकती है कि उसकी ग्रोइंग पॉपुलैरिटी के पीछे कोई ब्रेनियाक है। और इको से कहने के बाद कि वो उसके एडवाइजर से सीधे बात करना चाहती है और फिर आउचैन कॉल खत्म कर देती है। और ये देखकर अरिसु को एहसास होता है कि जापान की टॉप वीट्यूबर सिर्फ खूबसूरती नहीं बल्कि बहुत स्मार्ट भी है। और अचानक इको अरिसु के गाल पर किस कर देती है और तुरंत अपने टैबलेट के पीछे चेहरा छुपा लेती है। और वो कहती है कि ये उसकी तरफ से शुक्रिया है क्योंकि वो उसके लिए गुस्सा हुआ था। और कई दिनों बाद नेने, रिका और शिनोबू इको का लाइव स्ट्रीम देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि कितना औसम है कि उसे इतने बड़े यूट्यूबर आउचैन से इनवाइट मिला। और जब रिका बताती है कि इको की मदद अरिसु ने की थी तो नेने कहती है कि वो हमेशा अपने पिनोकियो नोजुन के काम में घुसाता रहता है। और ये भी बताती है कि उसने उसे वॉइस एक्टिंग स्कूल के 10 पैम्पलेट भेजे थे और बाद में लंच के दौरान सभी ब्रॉडकास्टिंग क्लब के यूजुअल लंच सेगमेंट का इंतजार करते हैं। और थोड़ी देर बाद लड़कियां रिवील करती हैं कि उन्हें नया इक्विपमेंट मिला है जिससे उनके सिम्स बहुत खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो उन्हें क्लियरली सुन सकते हैं। और जब लड़कियां रोमांस और लड़कों के बारे में बात करती हैं तो कुछ सिम्स अरिसु से पूछते हैं कि क्या वो उनके साथ ज्वाइन करेगा। और इस पर वो कहता है कि वो उनका नौकर नहीं है, मतलब कि उसे 24/7 उनके साथ रहने की जरूरत नहीं है। लेकिन सिम्स अरिसु से कहते हैं कि वो लकी है क्योंकि कोई भी शिनोबू का पर्सनल नौकर बनने के लिए एक दिन के लिए लेगोस पर चलने के लिए भी तैयार हो जाएगा। और अब वापस ब्रॉडकास्टिंग क्लब में लड़कियां इताची नाम के किसी व्यक्ति का सवाल पढ़ती हैं जो पूछता है कि क्या उसे अपने क्रश से अप्रोच करना चाहिए क्योंकि वो हमेशा आई कांटेक्ट करते रहते हैं। और ये सुनकर शिनोबू को अरिसु के साथ अपने आई कांटेक्ट वाले मोमेंट याद आते हैं और उसका दिल थोड़ा तेज धड़कने लगता है। और अब अगले सवाल में एक लड़की पूछती है कि उसे डिनर डेट पर क्या ऑर्डर करना चाहिए और जिससे इको इमेजिन करती है कि वो अरिसु के साथ डेट पर है जहां वो ओकोनोमियाकी खा रहे हैं। और फिर एक और सवाल आता है कि
जब कोई अपने क्रश के साथ अकेले हो तो उसे क्या करना चाहिए, और इस पर एक साथ रिका कहती है कि हक करना चाहिए, जबकि नेने कहती है कि किस करना ही सही रहेगा। और इससे दोनों में बहस शुरू हो जाता है, जहाँ रिका नेने को बहुत फॉरवर्ड होने के लिए शेम करती है, लेकिन नेने जवाब देती है कि उसका मतलब गाल पर किससे था, और कहती है कि हक ज्यादा प्रोवोकेटिव होता है। और इस पर रिका कहती है कि ये सब वेस्ट में होता है। और जब इको उन्हें लड़ते हुए देखती है तो वो शिनोबू से माइक्रोफोन बंद करने को कहती है, क्योंकि वो ये कैट फाइट ब्रॉडकास्ट नहीं करना चाहती। और इको की एडवाइस मानने के बाद शिनोबू कोशिश करती है कि वो फाइट को शांत कर दे, और कहती है कि उन्हें इन बातों पर लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऐसे सिनेरियोस पर एडवाइस दे रही हैं जिन्हें उन्होंने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन जब वो दावा करती हैं कि उन्होंने पहले ये एक्सपीरियंस किया है तो शिनोबू नर्वस होकर पीछे हट जाती है, जबकि नेने और रिका फिर से बहस करने लगती हैं। और तभी अरिसु वहाँ आ जाता है, क्योंकि दोनों उसी के बारे में सोच रही थी। और रिका तुरंत उससे पूछती है कि वो किस पसंद करता है या हक, और उसे भरोसा दिलाती है कि माइक बंद है इसलिए कोई नहीं सुनेगा। और तभी अरिसु बताता है कि माइक अभी भी ऑन है और पूरे स्कूल ने उनकी रोमांटिक बातें सुन ली है। और शिनोबू कैजुअली माफी मांगती है और कहती है कि शायद उसने गलती से गलत बटन दबा दिया। और वही नेने डर जाती है, क्योंकि अब वो एक प्योर वर्जिन लड़की जैसी नहीं दिखेगी। और अगले दिन लेवन चैन आती है और लड़कियों से कहती है कि उनकी बेकार लव एडवाइस की वजह से उसे बेकार की परेशानी झेलनी पड़ी। और वो बताती है कि उनका बदसूरत जिम टीचर उससे बार बार आई कांटेक्ट कर रहा था, और फिर अचानक उसे डिनर डेट पर बुलाया, जहां उसने ओकोनोमियाकी ऑर्डर किया, और उसके बाद उसे एक साथ हक और किस करने की कोशिश की। और लेमन चैन की कहानी सुनकर लड़कियां शौक में आ जाती हैं, क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उनका जिम टीचर रोमांस के लिए उनकी एडवाइस लेगा। और अंत में इको सबको बताने पर मजबूर हो जाती है कि नेने और रिका बस मजाक कर रही थी। और ये मामला खत्म होने के बाद लेमन चैन उनको वार्निंग देकर चली जाती है कि वो अपने ब्रॉडकास्ट में ओपनली रोमांस डिस्कस न करें। और इस बीच अरिसु एहसास करता है कि सब अभी भी गड़बड़ में है, और वो इको से कहता है कि वो उसके साथ चले ताकि वो उसके अगले स्ट्रीम की तैयारी कर सके। और तभी नेने नोटिस करती है कि अरिसु इको को उसके फर्स्ट नेम से बुला रहा है, तो वो जेलस होकर पूछती है कि वो दोनों इतने करीब कब हो गए। और जब अरिसु कैजुअली कहता है कि वो लोग काफी टाइम साथ बिता रहे हैं तो नेने और जेलस हो जाती है और कहती है कि वो उसे भी उसके फर्स्ट नेम से बुलाए। और अरिसु थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है और पूछता है कि वो अचानक ऐसा क्यों कह रही है, तो वो झूठ बोलती है कि फर्स्ट नेम से बुलाना आसान होता है। और रिका भी पीछे नहीं रहना चाहती, और इसलिए वो भी कहती है कि वो उसे भी उसके फर्स्ट नेम से बुलाए। और इस पर अरिसु शिनोबू से पूछता है कि क्या वो भी चाहती है कि वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाए, लेकिन वो इस ऑफर को मना कर देती है। और वो ये कहते हुए मना कर देती है कि ये उसके लिए बहुत एम्बैरेसिंग है। और उसी दिन बाद में शिनोबू और अरिसु पास के एक कैफे में अपनी यूजुअल स्टडी सेशन करते हैं। और जब शिनोबू उसकी फाइल्स लेने की कोशिश करती है तो अरिसु से रोकता है और कहता है कि उसकी नोटबुक पर ऑयल लग जाएगा, और फिर उसे खुद खिलाने की कोशिश करता है। लेकिन शिनोबू शर्म से लाल हो जाती है और अरिसु से कह देती है कि उसे फ्रेंच फ्राइज पसंद नहीं है। और इस पर वो कहता है कि रिका को ये फ्राइज बहुत पसंद है, और ये सुनकर उसे थोड़ी जेलसी होती है। और इसलिए वो खुद को बोल्ड बनाते हुए अरिसु से कहती है कि वो उसे खिलाए। और स्टडी सेशन खत्म करने के बाद दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर तेज बारिश हो रही होती है, तो शिनोबू अपना अम्ब्रेला अरिसु के साथ शेयर करने के लिए मान जाती है। और बारिश में चलते हुए शिनोबू इको की बात करती है और उसके रिसेंट ग्रोथ के लिए अरिसु की तारीफ करती है। और अरिसु खुद को एक प्राउड डैड जैसा महसूस करता है और बताता है कि शुरुआत में इको सही से इमोट भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब वो नई चीजें ट्राई करने लगी है। और शिनोबू ये सुनकर मुस्कुराती है और फिर नेने के बारे में पूछती है। और इस पर अरिसु बताता है कि नेने में भी इम्प्रूवमेंट आया है, क्योंकि उसने उसे कई बार अकेले प्रैक्टिस करते हुए देखा है। और शिनोबू आगे जोड़ती है कि रिका भी अच्छा कर रही है। और अरिसु कहता है कि ये सब उन्हीं की वजह से है कि उसने अपने खुद के सॉन्ग परफॉर्म करने का फैसला लिया। और ये सुनकर शिनोबू थोड़ा उदास हो जाती है, सोचते हुए कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं, बस वही पीछे रह गई है। और जब वो चलते चलते रुक जाती है तो अरिसु ये नोटिस करता है और पूछता है कि क्या हुआ। और हालांकि वो कहना चाहती है कि अब उसे अपने सपनों का पीछा करने की परवाह नहीं है और वो बस उसके साथ खुश है, लेकिन वो खुद को रोक लेती है और इंस्टेंट कहती है कि जब वो अपने सपनों के करीब पहुंच जाएगी तब वो उसे उसके फर्स्ट नेम से बुलाए। और कुछ दिनों बाद ब्रॉडकास्टिंग क्लब प्लान शॉपिंग के लिए एक ग्रीन हाउस जाता है और हमेशा की तरह नेने हर चीज की कंप्लेन करती रहती है, जबकि शिनोबू अरिसु से पूछती है कि क्या उसे सामने वाले प्लान के बारे में पता है। और जब अरिसु उस प्लान के बारे में डिटेल में बताता है तो लड़कियां हैरान रह जाती हैं, जबकि नेने इस बात से इरिटेट हो जाती है कि उसे हर चीज के बारे में इतना कैसे पता है। और घर लौटते वक्त रिका सोचती है कि उसे अपने सॉन्ग परफॉर्म करना कितना पसंद है, लेकिन वो कुछ नया लिख नहीं पा रही। और उसी समय अरिसु भी सोच रहा होता है कि वो रिका को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए क्या कर सकता है। और अचानक उन्हें दूर से गिटार की आवाज सुनाई देती है और रिका उनसे कहती है कि वो लोग घर चले जाएं, और खुद वहाँ से भाग जाती है। और कुछ देर बाद वो एक जगह पहुँचती है जहाँ आइको बिना ऑडियंस के गिटार बजा रही होती है। और तभी एक मोटा डिस्कॉर्ड मोड आइको से कहता है कि उसे बंद कर देना चाहिए क्योंकि कोई उसे सुन नहीं रहा। और जिससे रिका को लगता है
कि आइको को ये बात हर्ट करेगी, लेकिन आइको गुस्से में उसे भगा देती है। और जब आइको को लगता है कि वो अकेली है तो वो सॉन्ग गाने लगती है जो उसने रिका के साथ मिलकर बनाया था। और ये देखकर रिका उदास हो जाती है और उसे वो समय याद आता है जब वो आइको के साथ बड़ा बनने का सपना देखती थी। और कुछ दिनों बाद अरिसु इको को हिप्नोटाइज करने की कोशिश करता है, लेकिन बुरी तरह फेल हो जाता है। और वो लड़कियों को बताता है कि वो हिप्नोसिस का इस्तेमाल करके रिका का ट्रॉमा हटाना चाहता था, लेकिन वो सिगमेंट फ्रॉइड नहीं है। और तभी बाहर से शोर सुनाई देता है और वो देखते हैं कि रिका अपना मिनी कॉन्सर्ट कर रही है। और अरिसु एक्साइटमेंट से देखता है जब रिका अपनी कॉन्सर्ट की शुरुआत एक नए ओरिजिनल सॉन्ग से करती है, जिससे उसके फैंस शॉक्ड हो जाते हैं। और शुरुआत में फैंस सोचते हैं कि वो यूजुअल टेलर स्विफ्ट कवर क्यों नहीं गा रही, लेकिन धीरे धीरे उन्हें उसका नया सॉन्ग पसंद आने लगता है। और कॉन्सर्ट के बाद अरिसु उससे पूछता है कि उसने इतना अमेजिंग सॉन्ग कब बनाया। और रिका धीरे से बड़बड़ाती है कि वो उसे इनफ अटेंशन नहीं दे रहा था। और फिर वो अरिसु और अपने फैंस से कहती है कि उसने ये सॉन्ग अपने बेस्ट फ्रेंड और एक ओवर स्मार्ट गोनर के लिए लिखा है। और अरिसु तुरंत समझ जाता है कि वो उसी के बारे में बात कर रही है और मनी मन मुस्कुरा देता है। और कुछ दिनों बाद ब्रॉडकास्टिंग रूम में अरिसु रिका और बाकी लड़कियों से कहता है कि उसने उसके स्ट्रीट परफॉर्मेंस के लिए वेन्यू बुक कर दिया है और अब उसे बस ऐसे म्यूजिक बनाने हैं जैसे वो लाना डेल रे हो। और अरिसु की लगातार बातों से परेशान होकर नेने उसके मुंह में डोनट ठूस देती है और कहती है कि उसे रिका को सॉन्ग राइटिंग पर फोकस करने देना चाहिए। और अरिसु हल्की माफी मांगता है और रिका से उसके प्रोग्रेस के बारे में पूछता है। और वो मानती है कि वो अपने एल्बम के लास्ट सॉन्ग को लिखने में अटक गई है। और उसका मोरल बढ़ाने के लिए अरिसु कहता है कि वो अच्छा कर रही है, लेकिन रिका उसकी तारीफ को इग्नोर कर देती है और उन्हें अपना एल्बम कवर दिखाती है जो डिफाइंस का सिंबल है। और वो सबको बताती है कि वो अपना एल्बम पूरे जापान में फैलाना चाहती है। और उसकी इस डिटर्मिनेशन को देखकर शिनोबु को भी गूज़बम्स आ जाते हैं। और जब उसके दोस्त कहते हैं कि वो उसे चीयर करने आएंगे तो रिका कहती है कि वो ये शो उनके बिना करना चाहती है। और ये सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। और तब रिका समझाती है कि उनके होने से उसे कंफर्ट मिलता है, लेकिन वो खुद को पुश करना चाहती है और देखना चाहती है कि क्या वो अकेले क्राउड के सामने खड़ी हो सकती है। और उसके दोस्त उसके डिसीजन को सपोर्ट करते हैं और पूछते हैं कि उसने अचानक अपना डर का सामना करने की हिम्मत कैसे पाई। और रिका बताती है कि वो पहले ऐसे सॉन्ग बनाने की कोशिश कर रही थी जो सेल हो, लेकिन जब उसे लगा कि वो अपने क्राफ्ट के साथ जस्टिस नहीं कर रही तो उसने रुककर दिल से लिखना शुरू किया और तभी मेलोडीज वापस आने लगी। और ये सुनकर अरिसु भी मनी मन सोचता है कि उसे भी पूरी कोशिश करनी होगी ताकि रिका अपना बेस्ट फाइनल सॉन्ग लिख सके। और सीधे पूछते हुए अरिसु रिका से कहता है कि क्या वो उसके लिए कुछ कर सकता है। और रिका उसे आधी रात में मिलने के लिए कहती है। और कुछ घंटों बाद दोनों बीच पर बैठे होते हैं और अरिसु पूछता है कि वो लोग यहाँ पर आधी रात को क्या कर रहे हैं। और रिका बताती है कि वो पहले आधी रात में बीच पर बैठकर सॉन्ग्स लिखा करती थी, जो अरिसु को थोड़ा सरप्राइज करता है। और फिर अरिसु उससे पूछता है कि वो अपने फाइनल सॉन्ग में क्या करना चाहती है। और रिका एडमिट करती है कि वो किसी से अपना लव कन्फेस करना चाहती है। और अरिसु सोचता है कि वो आइको के बारे में बात कर रही है और इसलिए वो उसे लिरिक्स दिखाने को कहता है। और रिका थोड़ी शाई और हेजिटेंट होती है, लेकिन अरिसु उसे मना लेता है। और लिरिक्स पढ़ने के बाद अरिसु कहता है कि उसका सॉन्ग कन्फेशन जैसा लगे नहीं रहा क्योंकि वो बहुत अस्पष्ट है। और फिर वो रिका को पुश करता है कि वो बताए कि उसे वो इंसान इतना क्यों पसंद है। और तब रिका उस मिस्ट्री पर्सन की क्वालिटीज बताने लगती है कि वो हमेशा आधी रात में उसके साथ रहा, उसकी बातें सुनी और उसका इंतजार किया और इसी वजह से वो अपनी फीलिंग्स फेस करना चाहती है और उसे बताना चाहती है कि वो उससे प्यार करती है। लेकिन उसे डर भी लगता है कि अगर वो म्यूजिक के थ्रू उसे कन्फेस करेगी तो शायद उसका क्रश उसे पसंद ना करे। और इस पर अरिसु कहता है कि अगर वो उसकी जगह होता तो उसे सॉन्ग के थ्रू लव कन्फेशन बहुत पसंद आता। और ये सुनकर रिका को राहत मिलता है, लेकिन आखिर में रिका अरिसु से कहती है कि वो इस स्पेशल सॉन्ग को अपने एल्बम में शामिल नहीं करेगी क्योंकि वो पहले अपने एल्बम की 50 कॉपी सेल करना चाहती है और उसके बाद ही अपनी फीलिंग कन्फेस करेगी। और अब स्ट्रीट परफॉर्मेंस के दिन अरिसु रिका को एक फेमस पार्क में ले जाता है जहाँ छोटे बैंड्स परफॉर्म करते हैं और वो प्राउडली बताता है कि उसने फ्लैश डिस्ट्रीब्यूट किए हैं और सबको इन्फॉर्म किया है ताकि अच्छी ऑडियंस आ सके। लेकिन रिका अनफैमिलियर चेहरे देखकर घबराने लगती है और जैसे ही वो पीछे हटने का सोचती है अरिसु उससे कहता है कि अगर वो नर्वस हो तो वो उसकी आंखों में देख सकती है। और उसके एफर्ट को अप्रिशिएट करते हुए रिका हंसती है और उसे शुक्रिया कहकर स्टेज पर चली जाती है। और रिका अपना पहला सॉन्ग शुरू करती है, लेकिन कोई उसे नोटिस नहीं करता और अरिसु समझ जाता है कि वो बहुत एंसियस लग रही है। और दूसरी तरफ रिका उदास हो जाती है क्योंकि कोई भी रुककर उसे सुन नहीं रहा। और तभी अरिसु उससे कहता है कि वो अपनी लेफ्ट साइड देखे और वहाँ उसे उसके दोस्त छुपकर देखते हुए मिलते हैं। और हल्की मुस्कान के साथ रिका सोचती है कि उसे बस अपने दिल की सोचनी चाहिए क्योंकि उसके पास पहले से ही लोग हैं जो उसे प्यार और सपोर्ट करते हैं। और अपने अगले सॉन्ग में रिका पूरे दिल से गाती है और धीरे धीरे एक बड़ी क्राउड इकट्ठा हो जाती है। और ये देखकर अरिसु प्राउड डैड की तरह मुस्कुराता है और खुद को प्रेज करता है कि उसने बाकी लड़कियों को रिका का परफॉर्मेंस देखने के लिए बुलाया। और कुछ ही मिनट बाद अपने सेकंड सॉन्ग के दौरान रिका को एहसास होता है कि अब काफी लोग उसे सुन रहे हैं, जिससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। और ये देखकर अरिसु को उस पर प्राउड फील होता है, लेकिन तभी उसकी नजर एक गिटार पकड़े हुए लड़की पर पड़ती है। और इस बीच रिका अपना सॉन्ग फिनिश करती है और सभी लोग उसके लिए ताली बजाते हैं और यहाँ तक कि कुछ लोग उसका एल्बम भी खरीद लेते हैं।
और रिका को खुशी होती है कि उसने डर के बावजूद हिम्मत करके कंटिन्यू किया और अब उसे समझ आता है कि उसे बस अपने लिए गाना था। और तभी अचानक रिका को दूर से ड्रम्स की आवाज सुनाई देती है और वही लड़की जिसे अरिसू ने पहले देखा था अनाउंस करती है कि वो एक सरप्राइज शो कर रही है क्योंकि आज उसके बैंड सेलेस्टियल का एनिवर्सरी है। और ये सुनते ही सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि सेलेस्टियल जापान का बिग टाइम रश जैसा फेमस बैंड है। और जैसे ही सभी लोग रिका को छोड़कर इजुमी और उसकी बैंड की तरफ चले जाते हैं और अरिसू सोचता है कि आखिर ये इतनी पॉपुलर क्यों है क्योंकि इजुमी परफॉर्म करने को लेकर ज्यादा इंथुजियास्टिक नहीं लगती। और कुछ ही देर बाद वो अपने गिटार के साथ स्टेज हिला देती है लेकिन अरिसू अपने कान बंद कर लेता है और फिर भी उसे लगता है कि इजुमी की वॉइस इंसेंटली अच्छी है। और यहाँ तक कि रिका भी हैरान रह जाती है कि इजुमी कितनी नॉनचलेंट और कूल लग रही है उसके कंपैरिजन में। लेकिन खुद को लूजर फील करने के बावजूद रिका अपना गिटार उठाती है और अपना थर्ड सॉन्ग परफॉर्म करती है। और जब अरिसू ये देखता है तो वो हैरान हो जाता है कि रिका अपने फर्स्ट सॉन्ग के कंपैरिजन में कितनी शांत लग रही है और उसे रिग्रेट होता है कि उसने उसके फर्स्ट कॉन्सर्ट के लिए इतनी पॉपुलर जगह चूज करके उसकी मेहनत खराब कर दी। और दूसरी तरफ रिका को एक फ्लैशबैक आता है और जब आइको ने उसे बैंड बनाने के लिए कहा था तो वो शॉक हो गई थी क्योंकि तब भी वो अपने टैलेंट को लेकर इनसिक्योर थी। लेकिन आइको ने कहा था कि उसे सुनना लव इन फर्स्ट साइट जैसा है और ये सुनकर रिका इतनी अमेज हो गई कि उसने तुरंत हाँ कर दी और दोनों ने मिलकर एक सॉन्ग कंपोज किया जिसका नाम हैरी नट्स था। और जब वो कंप्लीट हुआ तो उन्होंने उसे एक फेमस रिकॉर्ड लेवल को भेजा और तुरंत रिप्लाई भी आ गया। लेकिन प्रोड्यूसर सिर्फ रिका को फीचर करना चाहता था और जब रिका ने इस ऑफर को रिजेक्ट करने की कोशिश की तो आइको ने अपनी फीलिंग साइड में रखकर उसे डील एक्सेप्ट करने के लिए पुश किया। लेकिन एक फेल स्ट्रीट कॉन्सर्ट के बाद रिका का कॉन्फिडेंस पूरी तरह टूट गया और उसने अपने सपने पूरे करने के बजाय कंफर्ट चूज कर लिया। और पास्ट याद करते ही रिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं लेकिन वो खुद को संभाल कर अपना सॉन्ग फिनिश करने की कोशिश करती है। और तभी वो देखती है कि अरिसू लाइट स्टिक्स पकड़े खड़ा है और ये देखकर वो सरप्राइज हो जाती है और उससे पूछती है कि वो क्या कर रहा है। और अरिसू से याद दिलाता है कि जब भी वो डाउन फील करे उसकी आंखों में देखे। और जैसे ही रिका थोड़ा बेटर फील करने लगती है तभी वो आइको को देख लेती है और अरिसू से पूछती है कि क्या उसने उसे इन्वाइट किया था। लेकिन आइको एक फ्लेयर दिखाती है और बताती है कि वो कॉन्सर्ट के बारे में देखकर खुद ही आई है। और रिका गिल्टी फील करती है कि उसने इतने सालों तक उसे डिसअपॉइंटेड किया और उससे माफी मांगती है। और आइको कहती है कि रिका हमेशा से बात करने में कमजोर रही है और इसलिए उसे अपनी फीलिंग्स अपने सॉन्ग के थ्रू एक्सप्रेस करनी चाहिए। और उसकी बात मानकर रिका अपना फाइनल सॉन्ग गाती है और बताती है कि ये उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए लिखा है। और जैसे ही उसके वर्ड्स बाहर आते हैं आइको इमेजिन करती है कि वो अपना बचपन फिर से जी रही है रिका के साथ। और सॉन्ग के बाद रिका नर्वस होकर आइको से पूछती है कि उसे उसका सॉन्ग कैसा लगा और आइको सीधे कह देती है कि ये इतना भी अच्छा नहीं था क्योंकि इसमें दोहराना नहीं था। और रिका कहती है कि उसने सिर्फ 4 सॉन्ग से लिखे हैं लेकिन आइको इसे रीजन के तौर पर मानने से मना कर देती है। और फिर वो माइक्रोफोन में चिल्लाकर अनाउंस करती है कि रिका एक सॉन्ग परफॉर्म करेगी जिसका नाम इन द काम ऑफ द नाइट है। और ये सुनकर रिका शॉक हो जाती है क्योंकि ये वही सॉन्ग है जो उसने आइको के साथ मिलकर कंपोज किया था। जबकि इजुमी को लगता है कि रिका और आइको सेलेस्टियल से लड़ाई शुरू कर रहे हैं और सच में वही होता है क्योंकि आइको इजुमी को बैटल ऑफ द बैंड्स के लिए चैलेंज कर देती है। और ये देखकर रिका अरिसू से रिक्वेस्ट करती है कि वो आइको को रोके लेकिन इसके बजाय वो इजुमी और सेलेस्टियल पर चिल्लाता है कि वो डरना बंद करे और उसका सामना करे। और रिका एक साई लेती है और आइको से कहती है कि वो हमेशा से बहुत बॉसी रही है लेकिन आइको से इग्नोर कर देती है और माइक्रोफोन पकड़ लेती है। और जैसे ही दोनों साथ में गाना शुरू करती हैं रिका और आइको को उनके साथ बिताए हुए सारे मोमेंट याद रहने लगते हैं जब तक कि उनके बीच सब कुछ खराब नहीं हो गया था। और कुछ घंटों बाद रिका अपनी फर्स्ट कॉन्सर्ट की सक्सेस को ब्रॉडकास्टिंग क्लब के साथ सेलिब्रेट करती है। और जब वो उसकी तारीफ करते हैं कि उसने अपने एल्बम की 20 से ज्यादा कॉपी सेल की हैं तो रिका बताती है कि उसका गोल 50 था लेकिन फिर भी वो अपने अचीवमेंट से खुश है। और इको फिर रिका से कहती है कि उसे आइको को इनवाइट करना चाहिए था जिस पर रिका बताती है कि उसने पूरी कोशिश की थी लेकिन आइको बहुत शाई थी और इसलिए वो लास्ट मोमेंट पर पीछे हट गई। और उन्हें अश्योर करने के बाद कि वो बाद में आइको के साथ प्राइवेट पार्टी करेगी। और फिर रिका बताती है कि वो अपना वॉलेट पार्क में भूल गई है। और जैसे ही वो जाने लगती है लड़कियां अरिसू को उसके साथ जाने के लिए पुश करती हैं और इको अरिसू से मजाक में कहती है कि वो पार्क में रिका के साथ कुछ गलत हरकतें ना करे जिससे वो पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है। और अब ट्रेन में अरिसू रिका से कहता है कि उसने बहुत अच्छा शो किया और रिका बताती है कि उसे परफॉर्म करने में मजा आया लेकिन बीच में जाकर उसका मूड खराब हो गया। और फिर वो एडमिट करती है कि जब क्राउड उसे छोड़कर सेलेस्टियल के पास चला गया तो उसे बुरा लगा जबकि उसने खुद से वादा किया था कि वो सिर्फ अपने लिए गाएगी। और जब रिका अपनी फ्रस्ट्रेशन बाहर निकाल लेती है तो अरिसू से समझाने की कोशिश करता है कि अगर सेलेस्टियल पार्क में परफॉर्म नहीं करता तो ये सब नहीं होता। लेकिन ये बात रिका को और इरिटेट कर देती है क्योंकि इससे उसे इजुमी के टैलेंट के सामने खुद को और इन्फीरियर फील होने लगता है। और इसी बीच पार्क में रिका का पुराना प्रोड्यूसर जिसने ऑडियंस में जुटा पाने के कारण उसे छोड़ दिया था वो उसका एल्बम पोस्टर देखता है और कॉल पर किसी से कहता है कि वो फिर से उसे स्काउट करने वाला है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि रिका ने अपने एल्बम का कवर उसके कंपनी के खिलाफ डिजाइन किया था। और अब वापस ट्रेन में रिका इमोशनल हो जाती है और देखती है कि अरिसू भी उसके साथ रो रहा है। और अरिसू कहता
कहता है कि अगर उसने उसके फर्स्ट कॉन्सर्ट के लिए बेटर स्पॉट चुना होता तो ये सब नहीं होता, क्योंकि रिका ने अपना बेस्ट दिया था। और ये सुनकर रिका हल्का सा स्माइल करती है और अचानक अरिसू को हक कर लेती है, जिससे वो ऑकवर्ड हो जाता है। और रिका उससे सॉफ्टली कहती है कि उसने उसकी मदद करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट डाला है और इसलिए उसे खुद को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और इसी के साथ ये एनीमे और इसका सीजन 1 खत्म होता है। और इसका सीजन 2 कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन जब भी आएगा मैं ज़रूर से ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज़रूर से ज़रूर हाइप भी कर देना। और तब तक के लिए हम फिर मिलते हैं किसी और नए एनीमे के साथ। तब तक के लिए सायोनारा।